तो ये कल जो हमने जितनी भी बातचीत की वो परीक्षा में टिप्पणी के रूप में लिखना पड़ती है आपको। देखा आपने एथिक्स का पुराना पेपर जा करके इन सब चीजों को लिखना पड़ता है। तो वो कई बार मोटिवेशनल क्लास जैसा लगता है, लेकिन मोटिवेशनल क्लास नहीं है, वो एथिक्स का पेपर ही है। और पहले जो हम आपको मोटिवेशनल के तौर पे पढ़ा रहे थे वो भी एथिक्स का पेपर है, लेकिन वो लिखने का मटेरियल है। लेकिन ये जो कल हमने बताया वो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जैसे साइकोलॉजी से निकल करके आते हैं, फिलोसॉफी से निकल करके आते हैं। और कुल मिलाकर के तो हमने बताया था कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दरअसल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना बहुत दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है? नौकरी में भी दिक्कत आती है और अपनी जिंदगी में भी दिक्कत आती है। इसलिए यदि आपको एथिक्स के पेपर के साथ साथ यदि पर्सनालिटी डेवलप हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों चीजें एक साथ चीजें हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड में आना, यानी कि आचरण में आना। कल आपको बताया था कि कर्म में जब वो संपादित होने लगता है तो वो उसको एटीट्यूड कहते हैं हम लोग। कई लोगों की चीजों, कई लोगों के अंदर आप देखोगे तो वो एटीट्यूड में नहीं आ पाता। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कई बार मैं उनका मूल्यांकन तो नहीं करता, लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व करता हूं। वैल्यूएशन करना तो अच्छा शब्द नहीं होगा कि मैं उनको वैल्यूएट करता हूं या उनका मूल्यांकन करता हूं, ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति निष्ठावान हैं, सत्यनिष्ठ हैं और बहुत मेहनती हैं, पंक्चुअल हैं और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं, ऑनेस्ट भी बहुत हैं। तो ऐसे में आप कहोगे कि आप मूल्यांकन करते हो, तो आप मूल्यांकन करने वाले होते कौन हो? एक चीज तो ये, आखिर आप कौन हो कि किसी का मूल्यांकन करोगे? तो इसलिए मूल्यांकन शब्द तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑब्जर्व तो हम लोग करते हैं, क्योंकि लर्निंग करते हैं तो ऑब्जर्व तो करते हैं। ऑब्जर्वेशन तो नियमित रूप से चलता रहता है, हम न चाहें तो भी ऑब्जर्व हो जाती है कुछ चीजें और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। बल्कि ये तो सीखने का एक तरीका, अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? अगर आप यहाँ आते हो, हम जो आपको लेक्चर देते हैं, इसको अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, है ना, परसीव नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे, तो फिर आप सीखोगे कैसे? सीखने की प्रक्रिया में ऑब्जर्व तो करना पड़ता है। तो मैं ये पाता हूं अपने व्यक्तिगत बुद्धि के हिसाब से कि वो जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं, कई मामलों में अच्छे ही नहीं है। कई बार कहते हैं वो अच्छा आदमी है, भले आदमी है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा अच्छे। तो जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा होना ही चाहिए। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं खाई, कभी इलीगल काम नहीं किए, यानी भ्रष्टाचार में वो कभी नहीं गए, ऑनेस्ट भी हैं, बहादुर। बस वो जो दिक्कत है ना, वो बहादुर कहें तो जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि महावीर जिनको कहा गया था, वीर ही नहीं बल्कि महावीर, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। तो इंद्रियों को जीत लिया मतलब जो जैन थे, जिन कहलाए, जिन से जैन बना था, जिनेंद्रिय। जैन कौन थे? जो अपनी इंद्रियों को जीत लेते थे। इंद्रियों को जीत लेते थे मतलब अपनी इच्छाओं पे काबू कर लेते थे। तो मैं जिन अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं वो बहुत अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो महावीर जैसे भी हैं। वो खुद पे भी बहुत नियंत्रण है उनका, सोने पे, जागने पे, खाने पे, पीने पे, आचरण पे, सत्यनिष्ठा पे, ईमानदारी पे। लेकिन एक चीज की कमी है, वो जिस विभाग के प्रमुख हैं उस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है। उनकी नाक के नीचे वो जहां बैठे हैं वहां इतना करप्शन है, इतनी गंदगी है, लेकिन उनको जूं तक नहीं रहती। वो अच्छा आदमी है, नेताओं के दृष्टिकोण में भी वो बहुत अच्छा आदमी है। तो ये क्या हो गया? मैंने आपको बताया था, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। वो बहादुरी में उनको 0 अंक मिलेंगे। अब आप कहोगे कि एक तरफ तो बोल रहे हो कि आप वो महावीर हैं, हाँ वो उस दृष्टिकोण से महावीर हैं। किस दृष्टिकोण से? अपनी इंद्रियों, वो अपने ऊपर बहुत कठोर है, कुछ गलत नहीं खाते, उठने में लापरवाही नहीं करते, आलस्य उनके शरीर में नहीं है,
प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर भी बहुत स्वस्थ है, दिमाग भी बहुत चलता है, आप पढ़ते भी बहुत हैं, आप यात्राएं भी खूब करते हैं, आप मेहनत भी खूब करते हैं, सरकारी काम को घर का काम समझ करके खूब ईमानदारी से करते हैं, पैसे की हेरफेर नहीं करते, बॉस जो बोलते हैं 100% उस काम को करते हैं, नेता जो बोल देता है उसके काम को 100% आप करते हैं, आप सबके चहेते भी हैं, आप बुरे भी नहीं बनते, किसी को बुरा भला भी नहीं कहते, सब आपको चाहते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, ये बात भी है कि सत्य भी कितना बोलना चाहिए, क्योंकि सत्यम वद प्रियम वद, सत्य भी वो बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। अब सत्य भी वो बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, तो हमारी इंडियन सोसाइटी तो हो चुकी है करप्ट, हम सब करप्ट सोसाइटी के हिस्सा हैं, हमारी नेतागिरी हो गई है पूरी की पूरी करप्ट। इस देश की बहुत जबरदस्त विरासत रही है, लेकिन करंट में अभी देखो तो ये देश रहने लायक नहीं है, अभी की हालात बहुत खराब है, अभी ये भ्रष्ट देश है एक नंबर का। आज की तारीख में सेटिंग है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊं, ये सिद्धांत। कोई भी काम कराना है मुझे पैसे दो, बिना पैसे दिए काम होता ही नहीं, किसी भी विभाग में, किसी भी सरकार में, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, पैसा चलता है, भयंकर पैसा चलता है, करप्ट, झूठ, चुनाव में भयंकर झूठ बोलते हैं नेता लोग, झूठे वादे होते हैं, चुनाव झूठे, सरकारी काम झूठे, चोरी भयंकर है, भ्रष्टाचार है, सरकारी कामों में घटियापन है। तो अगर आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई है, संविधान के मूल्य गायब हैं, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, विरासत जबरदस्त है हमारी, संस्कृति बहुत जोरदार है, किताबें एक से एक है, धर्म है, महापुरुष हैं, सब कुछ है हमारे यहाँ, शानदार विरासत के हम धनी हैं, और एक से एक चीजें हमारे यहाँ हुई है और पूरी दुनिया उसका लोहा भी मानती है, बड़ी बात है, गर्व करने लायक चीजें बहुत है। लेकिन वर्तमान में ये देश गर्व करने लायक नहीं है, वर्तमान में हमने कचरा कर रखा है इस देश का, जितने घटिया लोग अभी इस देश में है ना, और सोसाइटी भी ऐसी है, नहीं तो ऐसे लोग निकल करके कैसे आते हैं। हम बोलते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, सिनेमा समाज का दर्पण है, तो नेतागिरी भी तो समाज का ही दर्पण है। आज इतना भ्रष्टाचार है, ये समाज का दर्पण नहीं है क्या? क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस है। करप्शन क्यों है? सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकार्यता है। हम कब बहिष्कार करते हैं? गुरुजन लिखा है, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई है, लेकिन हम तो सराहना करते हैं उनकी कि उनके पास बहुत पैसा है, उनके यहाँ देखी गाड़ियां, उनका मकान देखा इतने करोड़ का। अरे उसकी सैलरी कुछ लाखों में जाती है जिंदगी भर की, करोड़ों का मकान कहां से आ गया? लेकिन हम उसकी तारीफ करते हैं। उसके लड़का लड़की होता है तो उसके साथ लोग रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं कि उसके घर में हमारी बेटी चली जाए, उसकी बेटी हमारे घर आ जाए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे आदमी को तो लटका के रख दो, सामाजिक बहिष्कार कर दो उसका। कल मैं बता रहा था, ऑस्ट्रेसाइजेशन हो जाना चाहिए, तब जाकर के तो नैतिकता का विकास होगा। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, हमारे गुरुजी ने लिखा था, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को नहीं मानेंगे, बल्कि इस बात को मानेंगे कि उसने अच्छे कर्म कितने किए हैं, उसके सद्विचार और सत्कर्मों को मानेंगे। कितने लोग सद्विचार और सत्कर्मों के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन करते हैं? कितने लोग करते हैं? सफलताओं के आधार पर करते हैं कि वो सफल कितना है, वो योग्य कितना है, वो कितना विभूतिवान है, कितना टैलेंटेड है। हम उस आधार पर मानते हैं। हम ये थोड़ी मानते हैं कि उसके विचार कितने अच्छे हैं, उसके पास थॉट्स कितने बढ़िया हैं, उसके कर्म कितने अच्छे हैं, नहीं मानते ना। तो फिर बेटर वर्ल्ड कैसे बनेगा? अच्छी दुनिया कैसे बनेगी? अच्छे संस्कार कहां से आएंगे? उनको प्रमोशन तो मिलेगा नहीं, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे उसको। तो इसलिए कोई साधारण व्यक्ति जिसने आम जिंदगी जी है, पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी है, उसके यहाँ देखो कितने लोग हैं, उसकी शव यात्रा में कितने लोग जाएंगे। बदमाश गुंडा है, राजनीति में है, ये है वो है, जिसकी जितनी उखाड़ पछाड़ है जिंदगी में, उसके उतने फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पे देख लो आप लोग, आपके जो सबसे बेस्ट टीचर रहे होंगे, जिनको आप फॉलो करते हो, या वो हैं क्या सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर?
लेकिन बदमाश आदमी आपके शहर का उसमें छाया हुआ है, क्यों आएगा? तो ये सोशल एक्सेप्टेंस। इसलिए आप कितने भी ईमानदार हो, कितने भी समझदार हो, बहुत पढ़ाकू हो, बहुत सारी डिग्रियां हैं आपके पास, बहुत सारी यात्रा है, बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे संपर्क है आपके, लेकिन आप अपने दफ्तर में करप्शन रोक ही नहीं पाते हो। आपकी नाक के नीचे करप्शन होता है। तो ऐसे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स को जानता हूं मैं, जिनको मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एटीट्यूड में नहीं आया। कहां नहीं आया? आचरण में नहीं आया। आचरण में आने के लिए बहादुरी की जरूरत थी, उसको रोकने के लिए बहादुरी की जरूरत थी। वो करेज आप में था ही नहीं, करेजियस होना था आपको। तो अधिकारी को करेजियस भी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, उसको मना करना आना चाहिए कि तुम ये नहीं करोगे यहां बैठ करके, लेकिन उसको वहां से हटा देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर स्वीकार करो। इसलिए कई ईमानदार लोगों का बहुत सारा ट्रांसफर हो जाता है, कई बार हो जाता है उनका। और आजकल तो उसको ईमानदारी का मेडल मिल जाता है एक तरह से कि इनका 20 बार हो गया, इनका 22 बार हो गया, इनका 50 बार हो गया। इनके सोशल मीडिया वाले उनको सिर पे उठा के रखते हैं कि ऐसा ऑफिसर कोई झेल ही नहीं पाता। तो आप भी बन जाओ वैसे। अच्छा, कितने को करेंगे वो? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो जिसको ट्रांसफर करके लेके आओगे वो भी उसी तरह का निकल गया, फिर क्या करोगे? फिर तो काम होगा ना, फिर तो दुनिया में सुधार आएगा। लेकिन 90% से ज्यादा लोग बदमाश हैं, इसलिए उनको अच्छा आदमी मिल जाता है आसानी से कि ये तो एक आध कोई होता है सिरफिरा, उनको बोलते हैं सिरफिरा, इसका दिमाग खराब हो गया। जो ईमानदार है और बहादुर है और जो विरोध करता है गलत काम का, उसको बोलते हैं इसका दिमाग खराब हो गया, दुनिया में रहने लायक नहीं, ये समाज में फिट होने लायक नहीं। इसका मतलब समाज करप्ट है ना भाई। करप्ट आदमी तो पूरी तरह से फिट होता है, एकदम सक्सेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करप्ट आदमी। ना तो उसका ट्रांसफर होता है, ना उसको धमकी मिलती है, उसके बच्चे भी खुश, उसकी पत्नी भी खुश, उसके घर नेता आते हैं डिनर पे, वो भी जाता है सब जगह, उसको ढेरों लोग निमंत्रण दे रहे हैं और ढेरों प्रोग्राम में वो जाता है और सबका आकर्षण का केंद्र बना रहता है। उसके बाद पैसा भी बहुत है, उसका रुतबा भी बहुत है, मीडिया में भी उसके बारे में अच्छी अच्छी खबरें हैं, कोई विरोध नहीं है, नेता नगरी में भी कोई विरोध नहीं है, जनता भी उसको बहुत सपोर्ट करती है। वो रिजाइन दे करके वो चुनाव लड़ ले तो वो जीत भी जाए, वो पॉलिटिक्स में भी उसको स्कोप है, पार्टी वाले उसको लेने को तैयार हैं। तो चार और चांदी ही चांदी है, मस्त काम है। किसके लिए? तो इसका मतलब समाज भ्रष्ट है ना, समाज चोर है। तो हमने एक चोर समाज तैयार किया इतने सालों में। आज की तारीख में भारत एक भ्रष्ट देश है और जनता में, पढ़े लिखे लोगों में मूर्खता है। तो बहुत दयनीय दशा है अभी की। हम गौरव करते रहे विरासत के ऊपर, लेकिन वर्तमान में हम लोग, इसलिए हमारे गुरु, अब हम दूसरों को सुधार सकते हैं क्या? नहीं सुधार सकते। तो हमने नारा दिया, हम सुधरेंगे, अपना अपना सुधार करो तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। इसलिए आदमी अपनी यूनिट को ध्यान रख ले, फिर अपने परिवार को ध्यान रख ले। क्रिटिसाइज करने के बजाय अपना खुद का ध्यान रखने लग जाओ, काम हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति कर पा रहा है क्या? हम तो एक यूनिट है ना, तो एक व्यक्ति से कर सकते हैं। तभी तो हमने सोशल मीडिया पे जब आप जाओगे तो नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाले मिल जाएंगे, गांधी के बारे में लिखने वाले मिल जाएंगे कि इनको अगर गोडसे नहीं मारता तो मैं मार डालता। कमाल है, मतलब ऐसा कैसे लिख सकते हो तुम? इतनी हिम्मत कहां से आई तुम? ऐसा एथिक्स तो कहीं नहीं पढ़ाया गया। फिर ये इस तरह की बुद्धि लाते कहां से हो? और ऐसे बहुत सारे आपको भाषण देने वाले मिल जाएंगे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और इस तरह की आलोचना करते हैं। ना उन्होंने जिंदगी में कभी कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ा, ना विचारकों को जानते, ना देश के ताने बाने को जानते हैं कि ताना बाना प्लूरलिज्म से चलता है, बहुलतावाद से चलता है। हमारा बहुलतावादी समाज है, इसलिए हमारा एटीट्यूड उस तरह से फिक्स होता है। तो एटीट्यूड में क्या है? कल आपको मैं बता रहा था कि बिलीव्स हैं, मोरल्स हैं, ये जो चीजें वैल्यूज हैं, और वैल्यूज फिर आपको बताया था कि मोरल्स और एथिक्स में बदल जाती हैं। पर्सनली जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो हम उसको मोरल्स कह रहे थे, और अगर हम वो सोसाइटल के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो एथिक्स है। तो दरअसल क्या है कि जो बिलीव्स हैं उसमें बहुत सारे स्टीरियोटाइप होते हैं, बहुत सारे रूढ़िगत व्यवहार होते हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ रूढ़िगत व्यवहार अच्छे भी होते हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, उनके पैर छूना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप कहोगे कि नहीं, एक रूढ़िवादी समाज भी यदि एक कोई रूढ़ी है कि बड़ों का सम्मान करना है, हमारे समाज में एक रूढ़ी है,
रूढ़ी का मतलब स्टीरियोटाइप, उसमें ज्यादा अकल नहीं लगाते, बस एक बात कह दी कि बड़ों का सम्मान करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, तो हम करते हैं, पैर छूते हैं बड़े लोगों के, तो ये अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे निगेटिव स्टीरियोटाइप थे, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक रूढ़िगत व्यवहार हैं जो समाज में प्रचलित है। तो अब जो आप एटीट्यूड वाली बात लिखोगे उसमें एक शब्द आएगा प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, और वो आया भी है परीक्षा में कि पूर्वाग्रह क्या होता है और पूर्वाग्रह किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार में, आचरण में काम करता है, एक सिविल सेवक के लिए पूर्वाग्रह कितना नुकसानदायक होता है। तो हमारे स्टीरियोटाइप में से निकल करके पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस जो है वो निकल करके आता है, और वो पूर्वाग्रह एक बन गया कि भाई मुसलमान जो होते हैं वो गंदे होते हैं और वो टेररिस्ट होते हैं और उनसे हमको नफरत करनी है, एक निकल करके आएगा। या फिर दलित जो हैं वो गंदे होते हैं और ये अछूत हैं और इनको छूना नहीं चाहिए, अनटचेबिलिटी वाला। अब ये जो चीजें निकल करके आती है कि इनसे हमको नफरत करनी है, अनटचेबिलिटी भी एक तरह की नफरत ही है, और ये केवल नफरत तक रहे और केवल खाने पीने से दूरी रखना या उनको दूर रखना, वहां तक भी उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम इन्हें देखना नहीं चाहते। तो आपका जो स्टीरियोटाइप, रूढ़िगत जो बिलीव्स थे, वो बिलीव्स जो है वो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो निगेटिव वैल्यूज आएंगी, और निगेटिव वैल्यूज से वो, अगर देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग में निगेटिव स्टीरियोटाइप की वजह से निगेटिव बिलीव्स और वैल्यूज तैयार कर लिए हैं, और वो उस नफरत को दिमाग में लिए घूमते हैं। मौका मिलता है कहीं नफरत भरी बात लिखी हुई है सोशल मीडिया में तो लाइक कर देते हैं उसको, लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं आती है उनको, लेकिन वो एटीट्यूड में क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि बीच में एक इंपेडिमेंट्स हैं कुछ ऐसे, जैसे कि लॉ, कानून। आप मॉब लिंचिंग करना चाहते हो लेकिन नहीं कर सकते। अब वो वहां हो गई, सिखों ने कर दी, वो बेदबी वाली बात है। अब उसमें क्या, कई बार जो पहले वाला भी एक लड़का को वो पकड़ाया था और निहंगों ने मार डाला था। दरअसल क्या होता है कि कोई भी जो सभ्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, थोड़ा भी समझदार है, वो ऐसा काम नहीं करता। ऐसे काम कौन कर पाता है? या तो वो नशे में होता है या फिर वो पागल होता है। अधिकांश जो मंदिरों में पेशाब कर देते हैं या मूर्ति को उठा के फेंक देते हैं या कुछ झंडे का, निशान साहिब का कोई अपमान कर दिया या इस तरह का। अब उसमें क्या होता है कि जैसे वो पिलर जैसा होता है ना निशान साहिब, वो उसमें तो कई लोग नशे में हैं, तो कई लोग ऐसे बिजली के खंभे के साइड में जा करके भी पेशाब करने लगते हैं। तो इस प्रकार से भी हो सकता है कंफ्यूजन हो, उसको नशे में हो, इस प्रकार का उसका अपमान करने का उद्देश्य था या नहीं था। अब एक तो वो पकड़ने नहीं देते ना, थोड़ा वहां का वो कौम बड़ा खतरनाक है, सिख जो है बड़े तेज है, मतलब वो दिमाग जो है उनका अलग तरीके से चलता है, तो वो सीधा हिंसा पे उतर आते हैं और वो एक मैसेज देना चाहते हैं। पर आप उसको जिंदा रहने देते, तो अब बोल रहे हो कि उसकी जांच कराओ और ये कोई साजिश तो नहीं, तो तुमने मार तो दिया उसको, तो क्या जांच करें? उसी से पूछ लेते भाई तेरे को किसने भेजा है, तेरा कोई ब्रेन वॉश किया गया था, कोई टीम है, कोई संगठन है जो ऐसा काम कर रहा है। बार बार एक दो दिन में एकदम से 2 लोग कैसे निकल आए? तो कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा है तो पता लगा है उसका, लेकिन मार दोगे तो फिर कैसे पता लगेगा? दूसरा, फिर जो इमेज है वो बार बार ऐसे मारते रहोगे, वहां मार दिया था, अब ये 2 और ये हो गए ऐसे, तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो सपोर्ट में नहीं रहेंगे कि ये तो मानते नहीं, हर चीज को मॉब लिंचिंग में ले जाते हैं। ये सारा का सारा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। और ये कहां से आया? ये बिलीव से आया। ठीक है, अभी ये चल रहा है ना आपका, ये एग्जाम्पल। पर यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपको तो टीचिंग कर रहा हूं इसलिए मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन आप पंजाब में, गुरदासपुर में हो, बठिंडा में हो, आप पटियाला में हो, आप कहीं के डीएम हो, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करनी है एक तो। अब वो थोड़ा सा उसको हिंदुओं के अगेंस्ट ले जा रहे हैं कि ये मोना था, ये मतलब जो सिर मुंडा लेते हैं तो ये वो वाला था,
और ये हिंदू हो जाते हैं तो ये फिर वेद भी करते हैं। और मुसलमान वाला थोड़ा सा उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है कुछ समय से, जो सिखों ने अपने सिलेबस में और उधर पंजाब में पहले मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत था। असली में तो सिख गुरुओं को यातनाएं जो दी थी, गुरु तेग बहादुर को, अर्जुन देव को, हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो वो मुसलमान जो शासक थे उन्होंने बड़ी यातनाएं दी थी। तो मुसलमान तो हो गए अच्छे और हिंदू हो गए वहां खराब। अभी बेअदबी का सारे आरोप वो किधर जा रहे हैं? अगेंस्ट हिंदू। तो मिलिटेंसी जब आई थी तब भी हिंदुओं के अगेंस्ट सिखों का बहुत वो रहा था, सिखों का और हिंदुओं का बड़ा वो था कंपटीशन। तो जो खालिस्तान की मांग थी वो उसमें मुसलमान फैक्टर नहीं है, ध्यान रखो। बल्कि मुसलमान पाकिस्तान तो अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था किसको? खालिस्तान को। और ये सब आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आते थे। अभी करतारपुर साहिब वाले में भी बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, सिद्धू के स्टेटमेंट आते हैं तो आपको समझ में आता होगा। उनके लिए वो उतना खराब नहीं है। कौन खराब है? हिंदू ज्यादा खराब है। तो अब उन्होंने थोड़ा सा अपना इतिहास भी मॉडिफाई कर लिया, लाइट कर दिया उसको थोड़ा। मुस्लिम की जो उसके खिलाफ जो भावनाएं थी उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया और वो किधर डाइवर्ट किया है? थोड़ा हिंदुओं के अगेंस्ट। मोना है इसका मतलब वो जो है उतना कट्टर नहीं है सिख, और उतना कट्टर नहीं है तो वो अपमान कर सकता है, ठीक है? तो गुरु ग्रंथ साहिब का भी अपमान कर सकता है। तो मतलब एक एंगल जा रहा है। तो माहौल बनाने की कोशिश की था। अब आप हिंदू हैं मान लीजिए, और वहां तो पूरा का पूरा सब सिख ही होते हैं, सारे ऑफिसर्स, नेता वेता सब सिख होते हैं। देखा 90% लोग सिख ही होते हैं। हरियाणा भी ऐसा ही है, 20% के आसपास हैं वहां सिख, लेकिन फिर भी पूरा माहौल वैसा ही है क्योंकि बाकी जाट लोग भी उन्हीं को एक तरह से फॉलो करते हैं। इन दोनों राज्यों में से यदि कहीं आप डीएम है और आप जो मैं लेक्चर दे रहा हूं जैसे इस टाइप से आप यदि कहीं बात कर बैठते हैं इस प्रकार की कुछ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मायने रखता है। इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना, कल आपको बताया था मैंने, बड़ा कंट्रोल्ड बिहेवियर आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप कहने लग जाओगे कि ये तो आजकल तो अकेले में भी किसी से बात करोगे तो वो मोबाइल में चला जाएगा, आपकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी, वहां कोई सुनता ही नहीं। देखो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री से लेके किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला इस सब पे कि ये हत्या है, ये मॉब लिंचिंग है, ये मीडिया चुप है। मीडिया में कोई डिबेट नहीं, मीडिया उठाता ही नहीं इस मुद्दे को कि ये गलत चीज है, क्योंकि ये धर्म का मामला। वो चैनल बंद हो जाएगा, पता है आपको? किसान आंदोलन में किसान आंदोलन जब तक चलता रहा 1 साल तक, कोई भी बीजेपी का नेता न तो सभा कर पाया पंजाब में, उसका टेंट तोड़ देते थे। जैसे उनको पता कि यहाँ एक सिख जो है ये एक बीजेपी का लीडर यहाँ भाषण देने वाला और भीड़ आने वाली, वो टेंट तोड़ देंगे, वो माइक तोड़ देंगे और मंडप उखाड़ के फेंक देंगे, आपका गेम खत्म। अगर आप आ गए तो मॉब लिंचिंग हो जानी है। एक सिंगल सभा नहीं हुई, कोई भाषण नहीं, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। किसान आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं था, वो उसके पीछे बहुत बड़ी पावर थी। और ये पावर कैसी है? ये इनटॉलरेंस की, इनमें टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है, असहिष्णु क्षेत्र है वो, सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। तभी तो आपने देखा वहीं कड़े से मार मार के, हाथ के कड़े से मार मार के उसको, और इसके पहले पांव काटे, तालिबान शर्मा जाएगा। पर आप बोल दो जरा कि ये तालिबानी है, बोल दो उसको जरा, आपके ऊपर आ जाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इतना आसान नहीं है, कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कौन ये स्टीरियोटाइप्ड है। स्टीरियोटाइप्ड का बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कभी मॉब लिंचिंग की व्याख्या करेगा तो आपका सोशलाइजेशन किस टाइप से हुआ है। उन सब देखो पढ़े लिखे तो वो होते नहीं है बहुत ज्यादा पंजाबी लोग, ठीक है, सिख लोग पढ़ते उड़ते नहीं है, वो बहुत ज्यादा ये सीखते नहीं है। उनको तो लगता है कि ये गड़बड़ है, मतलब इसको निपटाना है, बस बात करता है। और वो जो ठान लेते हैं वो करते हैं, इसीलिए लोग उनसे डरते भी हैं। देखा प्रधानमंत्री भी डर गए, पंजाब चुनाव था, ये ऐसे थोड़ी वापस लिए। मुसलमानों से नहीं डरे वो, मुसलमान 17% है, ये हैं क्या 17% देश में सिख? फिर इतने छोटी संख्या में है तो फिर कैसे डर गए? ये बहुत खतरनाक, ये पक्के हैं। इन्होंने जो वादा कर दिया या जो कमिटमेंट कर दिया वो बस फिर होके रहता है, वो जबरदस्त है। ये देख लो आप, खुले आम दिल्ली में मॉब लिंचिंग,
यहाँ मॉब लिंचिंग कहाँ पर? अरे स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में आपकी श्राइन है भाई, आपका धार्मिक स्थान है वो। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो दुनिया को? आपने उसी में पकड़ के मार डाला उसको। गुरु नानक देव की कहानियां सुनी है कि नहीं? गुरु नानक देव के खेत में जब चिड़िया आ गई थी, उनको उनके माँ बाप ने भेजा था कि जाओ रखवाली करना, तो उन्होंने और चिड़िया चुगा दी सब। बोले कि राम की चिड़िया है, राम दा खेत, और ये सब है, अपना कुछ नहीं है। वो उस वैसे आदमी है। मैंने देखा है कि जितना दयालु, जितना जबरदस्त फाउंडर होता है ना, उनके फॉलोअर्स उतने ही खतरनाक और उसके एंटी होते हैं। आतंकवाद को मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता, लेकिन मोहम्मद साहब बहुत रोशन दिमाग आदमी था, बहुत जबरदस्त थे वो। लेकिन उनके फॉलोअर कैसे थे? उनके जाने के कुछ साल बाद करबला में क्या हुआ, और देखा आपने स्थितियां कैसी थी, खतरनाक खून खराबा और ये सब। ठीक ऐसे ही भगवान बुद्ध के बाद में क्या हुआ, जैन धर्म में भी संघर्ष हो गए और अलग अलग पंथ बन गए। तो कई बार फाउंडर जो है, गुरु नानक देव को देखो ना, उनकी शिक्षाओं को देखो। अरे गुरु ग्रंथ साहिब की भी कोई बेअदबी होती है क्या? वो तो पागल था, कोई खिसका हुआ है, और किसी का तो उसको पकड़ के 4-5 चाटे लगाओ, पुलिस के हवाले करो, उस पर ईश निंदा टाइप। भारत में तो कानून नहीं है उस टाइप का, लेकिन फिर भी धर्म का अपमान करने का कुछ तो सजा उसको मिलेगी ना। लेकिन वो क्या है, वो सबक सिखाना चाहते हैं कि हमारे इसका तो अपमान अगर तुमने किया तो ये हश्र होने वाला है तुम्हारा। बहुत खतरनाक सजा देते हैं। कई हिंदू अब उसमें फेवर में कहेंगे कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, और तुम जाके देख लो उधर पहले तुम्हारा क्या होगा। तो वो तो तुम्हारे इधर आ रहे हैं, वो मुसलमानों को तो मान ही नहीं रहे, वो तो हिंदुओं पे ही आ रहे हैं। तो हिंदू जो है, कई जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो पंजाब का हिंदू भी है ना, थोड़ा सा डरा सहमा हो जाता है। मिलिटेंसी के टाइम पे जो माहौल हुआ था, सारे हिंदू वहां से छोड़ छोड़ के अपने घर बार, जमीनें बहुत सस्ते में बेच बेच के भाग गए थे। राजस्थान में, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत लोग आके बसे, यहाँ सीहोर में, विदिशा में, इधर आके बस गए सब लोग। क्योंकि 1980 से लेकर 90 के बीच में गजब का था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी काफी हद तक चलता रहा। तो आतंकवाद, खालिस्तान की मांग, वो भिंडरावाले की कहानी और वो सब आप देखोगे, पुराना पढ़िए, उसमें प्रधानमंत्री सीरियल देखिए, उसमें आपको मिलेगी स्टोरी इंदिरा गांधी के वहां पे, इंदिरा गांधी की ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसकी पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ये केस स्टडी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? एक तो एमपीपीएससी में सिलेबस में है एक चीज, दूसरी चीज ये बहुत अच्छी केस स्टडी है एटीट्यूड की, कि आखिर सिखों का ऐसा एटीट्यूड क्यों होता है, क्योंकि बिलीव्स स्टीरियोटाइप और रॉन्ग और निगेटिव वाले, रॉन्ग और निगेटिव बिलीव्स की वजह से आपकी वैल्यूज हो गई, तो वो वैल्यूज हो गई, और उसको वैल्यूज मान लिया आपने। किसको? स्टीरियोटाइप, रूढ़िवाद को। अरे उसकी शिक्षाओं को पढ़ो ना, उनको क्या है, किताब पढ़ना नहीं आती, गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान करना है। अरे उसमें लिखी हुई बातों को फॉलो करना है, उसका क्या सम्मान करना है, उसमें लिखा क्या है उसको फॉलो करो ना। मुसलमान में कुरान का सम्मान करना है, कुरान में लिखा क्या है उसको फॉलो करो ना। लिखा क्या है? मुझे तो मुसलमानों ने भी 1-2 जगह चीफ गेस्ट वगैरह बनाया था पहले, उनके यहाँ जो टैलेंटेड बच्चों को प्राइज वगैरह बांटते हैं ना, प्रतिभावान बच्चों को, तो मुझे चीफ गेस्ट बनाया था कि हमारे बच्चे भी इंस्पायर होंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, ऐसे तो मुझे बुलाया था। मैंने वहां पे भी यही बोला, उनके बीच में भी मैंने कहा ये ड्रामा करना, केवल वेशभूषा से कपड़े पहन लेना इस टाइप के, दाढ़ी रख लेना, ये मैंने कहा इससे कुछ नहीं होता। असली में कुरान कहती क्या है, कुरान की शिक्षाएं क्या है, क्या उन पे हम लोग विचार करते हैं? क्या मौलवी लोग उन पे चलने के लिए बात करते हैं? हम लोग आडंबरों में और रूढ़िवाद में उलझे हुए हैं, तो सुधार कैसे आएगा? ओरिजिनल शिक्षाओं को देखो ना, कितने शानदार रही हैं। वो तो सामाजिक परिवर्तन की वाहक थी, वो तो सामाजिक क्रांति थी।
लेकिन हमने उसी को उसके रूढ़िवादी चीजों में चला दिया और उस ढर्रे को हम लोग एक तरह से उपास, जबकि हमको उसके माध्यम से सुधार करने थे, रिफॉर्म्स करने थे। ये सब तो रिफॉर्म्स थे ना, रिलीजियस रिफॉर्म्स थे। ये जितने भी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम है, ये सब रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं। आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, गायत्री परिवार है, ये सब धार्मिक सुधार हैं, सामाजिक सुधार भी हैं, साथ साथ धार्मिक सुधार भी हैं। धर्म में समय समय पे जो विषैली प्रवृत्तियां आती जाती हैं, पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन है, टॉक्सिक चीजों को हटा दिया जाता है इन रिफॉर्म्स के माध्यम से। लेकिन आप ये टॉक्सिसिटी देखते हो, इस तरह से आप मॉब लिंचिंग कर देते हो। तो मैं करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके बता रहा हूं इसको कि आपके एटीट्यूड में आना चाहिए। और एटीट्यूड में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हम प्रेजुडिस हो जाते हैं, हमारे कुछ पूर्वाग्रह हो जाते हैं। हमारे पूर्वाग्रह हो जाते हैं कि ये खराब होते हैं और ये पवित्र है और ये खराब है और इसने इसे अपवित्र कर दिया। अब कुछ समझ में आया? हमारा पूर्वाग्रह क्या है कि ये अपवित्र है और ये पवित्र चीज है। अगर ये इसे छूता है या इसको कुछ करता है तो अब ये अपवित्र कर देगा, ये पूर्वाग्रह है। और इस पूर्वाग्रह की वजह से आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। डिसीजन मेकिंग में आएगा ना, ये आपके डिसीजन मेकिंग में आएगा। आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें ये आरे आएगा, तो आपको प्योर डिसीजन नहीं लेने देगा। अब वहां बैठे हुए जो लोग हैं, ग्रंथी जी हों या जो भी वहां बैठे होंगे, उन लोगों का तो पूर्व धारणा क्या है, उनका पूर्वाग्रह क्या है? उनके पूर्वाग्रह नहीं तो उसकी हत्या की है। असली में गुरु नानक देव की शिक्षा तो उसकी हत्या नहीं करवाती, लेकिन उन्होंने एक पूर्वाग्रह, इसलिए मैंने बताया कि स्टीरियोटाइप भी दोनों तरह का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप गुरु नानक देव वाली बात लोगे तो वो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन कहीं से आपने ये चीज ले ली कि ये भेद भी है और ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और इंटॉलरेंस, ये निगेटिव पूर्वाग्रह, ये निगेटिव स्टीरियोटाइप। तो आपका बिलीव्स भी दूषित हो गया, आपका वैल्यूज भी दूषित हो गया, तो एटीट्यूड में आए। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद भी हमारा संविधान और हमारे देश का आईपीसी किसी की हत्या नहीं करने देता, चाहे आपके बिलीव्स जैसे भी हो, निगेटिव हो तो भी। वैल्यूज भी आपने डिसाइड कर ली कि मेरी वैल्यूज तो निगेटिव वाली है, मैं शर्माता नहीं हूं और मैं स्पष्ट कहता हूं। कई लोग बहुत स्पष्टता बता देते हैं अपने स्वभाव के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, अपने खुद के बारे में। मैं ऐसा हूं, बस मैं ये कहता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं सच बोलता हूं। अभी मैंने बताया, कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो सच बोलता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, ऐसा बोलते हैं ना। मैं खरा आदमी हूं, मैं सच बोलता हूं। लेकिन अभी बताया था, सत्यम वद प्रियम वद, सत्य भी ऐसा बोलो जो प्रिय लगे, ऐसा सत्य भी नहीं होना चाहिए। तो एथिक्स में नहीं आता हो, तो एटीट्यूड में आपको वही चीज लेके आनी है। तो क्या ये प्रिय घटना हुई है? ये घटना प्रिय थी? नहीं। संदेश देने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हो। और खास करके स्वर्ण मंदिर तो सबसे बड़ी श्राइन है, वहां से तो ऐसा मैसेज जाना ही नहीं चाहिए। गुरु नानक देव की आत्मा का क्या हुआ होगा, ये देखो, उनके प्रवचनों का क्या होगा, खुद गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई बातों का क्या होगा। कबीर साहब के दोहे लिख रखे उसमें, तो कबीरदास तो सब चीजों को माफ कर देते हैं, बड़े टॉलरेंट आदमी है। उसमें तो रैदास के दोहे हैं, वो तो बोलते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए उस बात का, तो ऐसे बेद भी थोड़ी होती है। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। तो आप तो यही तो, आतंक का मतलब क्या होता है? आतंक का मतलब यही होता है कि डर पैदा करना, आपसे लोग डरें। आप यही तो मैसेज देना चाहते हो ना, कि आपसे लोग डरें। लेकिन प्रशासन की हिम्मत नहीं है। अगर आप वहां प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का बिल्कुल हाईएस्ट लेवल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ये तो मैं यहाँ बैठ करके दे रहा हूँ लेक्चर, वहां नहीं कर सकते आप। ये पंजाब में किसी जगह पर आप इस टाइप की बात नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है। मैं खुल करके इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कर नहीं सकते आप। इसमें भी मॉब लिंचिंग हो जाएगी, ये भी बेअदबी हो जाएगी। बेअदबी करने वाले को मार डाला और उसको मॉब लिंचिंग बोल देना, ये भी बेअदबी है एक तरह से।
ईश निंदा कानून, पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है, उसी के तहत उसको मार दिया। कौन था वो अभी? हाँ, श्रीलंका वाला। मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया था फ्रांस में, तो उसका गला काट दिया था। प्रोफेसर था, क्या था, कार्टूनिस्ट था, जो भी था, टीचर था, उसका गला काट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल सही किया। हिंदुओं ने कहा कि मुसलमान नहीं, हिंदुओं ने किसका क्या कहा, किसने सपोर्ट किया था, मैं भूल गया। यहाँ कौन सपोर्ट कर रहे थे? फ्रांस की सरकार को कौन सपोर्ट कर रहे थे? हिंदू। कह नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, मुसलमानों के साथ जो कर रहे हो बिल्कुल सही, ये इसी लायक है। और मुसलमान भी पाकिस्तान और इमरान खान किसको सपोर्ट कर रहे थे? उसको, टेररिस्ट को, जिसने गला काटा था। बोले बिल्कुल सही किया, मोहम्मद साहब का अपमान हम बिल्कुल नहीं झेलेंगे। ठीक है, यहाँ वो चेंज हो गया नैरेटिव। अब यहाँ इस वाले मामले में यहाँ पे भी मुसलमान सपोर्ट करेंगे किसको? मॉब लिंचिंग बिल्कुल सही की, बेअदबी है, इश्निंदा हुई है, बिल्कुल सही हुआ। यहाँ कौन सपोर्ट करेंगे? हिंदू सपोर्ट करेंगे। आ गया ना, चेंज हो जाता है। भारत में जब ऐसा होता है और कुछ ऐसा करते हैं तो बोले बड़ा बोल रहे थे वहां फ्रांस में, अब यहाँ बोलो तो फिर ये बड़ा स्थान विशेष पे डिपेंड करता है। इसलिए मॉरलिटी और ये स्थान पे भी डिपेंड करते हैं, किस स्थान पे हुई है। इसलिए आप यूरोप साइड में और अमेरिका में वहां पर किस करना जो है वो अलाउ है, लेकिन पिस करना अलाउ नहीं है। यूरिन आप खुलेआम नहीं कर सकते, लेकिन किस कर सकते हैं। भारत में आप यूरिन कर सकते हैं कहीं पे भी खुलेआम, अलाउ है ना तो सोशल कोई बायकाट होगा, ना कोई मीडिया में आता है उसका, ना कहीं कुछ, लेकिन किस नहीं कर सकते, यहाँ अलाउ नहीं है। उसको सोशल कंट्रोल में नेगेटिव माना जाता है। तो स्थान विशेष के आधार पे होता है कि आप किस जगह पे खड़े हो, उस जगह से आपकी मॉरलिटी तय होती है। देश, काल, परिस्थिति, इसको क्या बोलेंगे? देश, काल और परिस्थिति, कंडीशंस पे डिपेंड करती है। स्थान, देश मतलब स्थान, स्थान कौन सा है? ठीक है, टाइम, प्लेस एंड कंडीशन, और कंडीशनल होता है। तो इसलिए पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पंजाब कार्डर मिल गया और आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो वहां बहुत बहुत संभल करके, क्योंकि सामने वाले जो हैं वो बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो हर चीज में पीटने पाटने पे उतारू है, वो कुछ नहीं देखेंगे फिर। इसलिए सिद्धू को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना बहुत खतरनाक काम है ठीक है, बड़ा खतरनाक आइटम है वो। तो वो जहां जाता है वहां हंगामा खड़ा करता है, और वो क्या करेगा अगले पल किसी को नहीं पता। तो कांग्रेस में क्या है, तो अब वो बीजेपी वालों ने राहत की सांस ले, बोले अब ये इसकी सरदर्दी अब ये सरदर्दी किसकी है? कांग्रेस की। अब राहुल गांधी संभालेगा उसको। ठीक है, हमारे यहां से तो गई है, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है। वो कब क्या बोलेगा, क्या क्या पारा गर्म होगा और कहां जाएगा, कुछ नहीं पता। तो पंजाब का अपना एक नेचर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों का अलग अलग नेचर है। तो देश काल परिस्थिति पे आपके एथिक्स भी चेंज होंगे। एथिक्स वाला यानी आप अपने एटीट्यूड में जो लेके आओगे बिहेवियर, बिहेवियरल टेंडेंसी। लेकिन एक चीज है जो हम सबको कंट्रोल करती है, हम सबको रोक के रखती है, वो है लॉ, कानून। कई लोगों के मन में नफरत है मुसलमानों के प्रति, वो मुसलमान को देखना नहीं चाहते, उसको मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। दलितों के प्रति भी हो सकती है कि वो उसको छुआछूत करें, सार्वजनिक रूप से उसको कुछ कहें कि तुम दलित हो, तुम गंदे आदमी हो। उनके मन में है, कहां से आया? बिलीव्स है, रॉन्ग बिलीव्स। बिलीव्स कहां से आया? निगेटिव स्टीरियोटाइप। निगेटिव स्टीरियोटाइप से सोशलाइजेशन गलत हो गया। जो एजेंसीज हैं उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, परिवार ने, टीचर्स ने उसको ठीक से समझाया नहीं, और उसके बिलीव्स गड़बड़ा गए, निगेटिव हो गए, स्टीरियोटाइप निगेटिव हो गया। वैल्यूज में वो ले आया उन चीजों को कि ये वैल्यूज हैं, दलित से छुआछूत करना, मुसलमान को मार डालना या उसकी मॉब लिंचिंग करना, और वैसे सिखाया जाता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो हैं ऐसे जो नफरत भरे वीडियो हैं, वो निगेटिव है।
और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ साफ साफ लिखा है, सर्वधर्म संभाव लिखा है, सेक्युलरिज्म लिखा है, भाईचारा लिखा है, फ्रेटर्निटी है, बंधुता है, अखंडता की बात लिखी है, देश को अखंड बनाए रखना है, यानी कि हमको भेदभाव नहीं करना, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमको नहीं करना है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी तो आपको बिल्कुल राइट ले जाती है, वो निगेटिव नहीं है। वो बड़ा शानदार ग्रंथ है और बहुत सोच समझ के इंटेलेक्चुअल लोगों ने बनाया और बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला है और व्यवहारपूर्ण है। और उसको, और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको समय के हिसाब से लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। वो इतना रिजिड नहीं है, हम उसको, उसकी इलास्टिसिटी को जानते हैं, हम जानते हैं कि ये बड़ा लचीला है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं लिखते हैं तो बोलते हैं ना कि ये बड़ा लचीला संविधान है, इसमें संशोधन संभव है, लेकिन अपने आप में कठोर भी है। कठोर किस नेचर से? क्योंकि उसकी जो कई कई बातें हैं वो आपको एक रखने पे मजबूर करती है, अखंडता पे मजबूर करती है, आपके अंदर भाईचारा जबरदस्ती भरती है। इसका मतलब ये दो बड़े इंपेडिमेंट्स है, ये आपको रोक के रखते हैं, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तरह तरह के लॉ जो इनेक्टमेंट होता है हमारे पार्लियामेंट में और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दो चीजें हमको संयत बनाए रखती है, संयमित बनाए रखती है, फालतू बातें नहीं करने देते, निगेटिव बातें नहीं करने देते, जहर नहीं फैलाने देते, नफरत भरी बातें नहीं करने देते समाज में, नहीं तो लॉ लागू हो जाता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि हमारे स्टीरियोटाइप भी पॉजिटिव हों, बिलीव्स भी पॉजिटिव हों, हमारी वैल्यूज भी पॉजिटिव हों, हमारे मोरल्स भी अच्छे हों, हमारा एथिक्स भी अच्छा हो, और हम किसी कानून के डर से या किसी नियंत्रण के डर से अच्छे काम में नहीं लगे हुए या अच्छे नहीं बने हुए, बल्कि हम ईमानदारी से, हृदय से ही अच्छे बने हुए हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। ऐसी सोसाइटी कितनी शानदार होगी। और फिर उसमें यदा कदा जो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, मॉब लिंचिंग की या नफरत वाली, ये घटनाएं भी नहीं होंगी, ये घटनाएं रुक जाएंगी। लेकिन सोसाइटी तो डाइवर्स है, अब इसमें तो कई तरह के लोग हैं, अलग अलग एजुकेशन लेवल के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आए हुए लोग हैं, सोशलाइजेशन भी सबका अलग अलग हुआ है, सबने स्कूल एजुकेशन भी अलग अलग तरीके से लिया है। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे मिलते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 100% मार्क्स वाले भी हैं, 90% मार्क्स वाले भी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में उतने नहीं हैं, या फिर वो सोशलाइजेशन में उनके बहुत सारी कमी रह गई है। उनको हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पता, हिंदू होते हुए भी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पता। कई लोग ऐसे हैं जो भरत का और राम का रिलेशन ठीक से नहीं बता पाएंगे बच्चे, और 99% है उनका एजुकेशन का। राम और भरत भाई भाई थे, ये एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। उनको उधर वो पोगो चैनल और उनके वो सब डोरेमोन, उनके रिलेशन पता है सब, है ना शिजुका क्या है ना, वो वाले पता है उनको सब कि कौन क्या है, कौन किसके साथ है, क्या है, वो सब पता है उनको, लेकिन इधर का नहीं पता क्योंकि कल्चर दूसरा है। तो हमारा जो सामाजिकरण है वो कहां से हो रहा है, किन चीजों से हो रहा है। हम कार्टून देखते बड़े हुए तो कार्टून जैसे बन जाते हैं, महापुरुषों को पढ़ पढ़ के अगर बड़े होते तो महापुरुष के गुण हमारे अंदर आते हैं। तो वो वाली चीज है कि हमारे एथिक्स के, हमारे मोरल्स के, हमारे वैल्यूज के सोर्स कौन से हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो आज आप जो लेक्चर सुन रहे हो ये पूरा लिखने वाला है। करप्शन एटीट्यूड में कैसे आता है? देखो, करप्शन कब बोलते हैं हम लोग? मानसिक रूप से कोई सोच रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए लूंगा और 1 करोड़ होंगे तो मेरे पास ऐसा होगा, उसको हम करप्शन नहीं बोलते। एटीट्यूड में आने पर हम उसको करप्शन बोलते हैं। एटीट्यूड में जैसे ही आ जाता है हम बोलते हैं कि ये कदाचरण है, सदाचरण नहीं है, इसको कदाचरण की श्रेणी में आता है। रिश्वत लेना कदाचरण की श्रेणी में आता है। तो रिश्वत तो कई बार पता चल जाता है, जांच अधिकारी को पता चल जाता है, छापा डालने वालों को पता चल जाता है कि वहां रिश्वत ली जाने वाली, तभी तो वो लेके पहुंचता है पाउडर, वो केमिकल लेके पहुंचता है और नोट पे लगा देता है, और उस व्यक्ति को कहता है, जो रिश्वत देने वाला है उसको कहता है कि ये नोट जाके पकड़ा देना उसको। किसको? अधिकारी को, जो तुमसे रिश्वत मांग रहा था, 5 लाख रुपए मांग रहा था, ये नोट पकड़ा देना। वो नोट हाथ में लेगा और हम तुरंत उसको दबोच लेंगे और उससे हाथ धुलवाएंगे उसके, तो हाथ लाल लाल हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रंगे हाथ पकड़ना तो इसी को बोलते हैं रंगे हाथ पकड़ने का मतलब यही है, ठीक है, कि उसके हाथ रंग में हो जाएंगे। तो
तो अभी मैंने एक जगह देखा कि एक व्यक्ति रिश्वत ले रहा था, मुझे भी सौभाग्य से जाने को मौका मिला उसके पास क्योंकि ऐसे बहुत लोगों के दर्शन करना बड़ा दुर्लभ होता है। तो उसने कहा यार रिश्वत देनी है इतने लाख रुपए की। मैंने कहा अच्छा, तो बोले चलोगे साथ में? मैंने कहा चलते हैं। तो बहुत सौभाग्य का क्षण है ऐसे तो कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग, कैसे मिलेंगे? तो उसने अपना टॉवल निकाला और टॉवल फैलाया ऐसे, बोले इसमें डाल दो, और उसको लपेट दिया, साइड में रख दिया। अब ऐसे समय में टीम घुस जाती, मान लिया जाए वो लोकायुक्त वाली या एंटी करप्शन वाले, है ना, या कोई भी ईडी या जो आपके यहाँ EOW है, इकोनॉमिक ऑफेंस वाले, कोई भी घुस जाए और उसको कहें चलो हाथ धुलाओ, तो उसके हाथ में तो कलर है नहीं, वो तो टॉवल में गया उधर, और बोलते ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ, सुबह से देख रहा हूँ कौन रख गया है तो हो गया काम, वो तो बच गया। कहीं कोर्ट में तो वो प्रूव ही नहीं कर पाओगे ना, कोर्ट में प्रूव नहीं होगा कि इसने रिश्वत ली है, तो वो छूट जाएगा। उस पर तो केस बनाना, मतलब वो जो केस डायरी में जो नोट करोगे ना, उसी के पॉइंट में ही गड़बड़ हो जाएगा। वो सोचेगा इसको जेल में कैसे डालेंगे, इसको गिरफ्तारी कैसे करेंगे, वो उसकी डायरी रुक जाएगी ना, खालिस्तान जो है भरना है उसको, उसमें हाथ रंग गए थे नहीं, तो फिर घर जाओ तो ये है। तो वो भी तेज है, लेने वाला भी तेज है, उसको पता है कि कैसे रिश्वत लेनी है। मैंने कहा ये तो बड़ा मास्टर तरीका, आप सबको बता दिया मैंने, ठीक है तो आप जाओगे तो अब टॉवल रखना एक पास में तो कम से कम रंगे हाथ वाला मसला तो अब नहीं रहा तो ऐसा करना मत, कोई दूसरा भी और तरीका हो सकता है, ठीक है। आजकल वीडियो बन जाते हैं ना, वीडियो बन जाते हैं, कैमरा होता है, तो उसमें टॉवल फैलाए हुए दिख गए तो भी उसमें हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे ऐसे लोग, मैंने एक और देखा था ऐसे ही क्षण, जब मेरी इच्छा थी कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं, पर वो मुझे देखने लगा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो पैसे गिन रहा था, 70,000 रुपये रिश्वत थी, तो 70,000 रुपये पूरे उसने चेक किए। मैंने कहा रिश्वत वाले पैसे भी चेक करता है आदमी, मतलब एक एक नोट गिनता है, मतलब बहुत बड़ी मेहनत से कमाया है इसने कि 1 रुपया भी कम ना हो। 500 के नोट थे, वो पूरा 70,000 चेक किया उसने इत्मीनान से, और फिर शायद 2 बार गिना था उसने, और फिर बंद करके उसने अपने ड्रॉवर में रखा, और फिर उसको कहा कल सुबह आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप जाइए। तो वाकई में दूसरे दिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो उसका नाम था। हमने कहा बहुत ईमानदारी होती है इस फील्ड में करप्शन वाले फील्ड में जबरदस्त ऑनेस्टी होती है, और एकदम परफेक्शन होता है, और जो वादा कर दिया जाता है उससे कभी कोई मुकरता नहीं, है ना, और नॉन एम्बिगिटी होती है, बिल्कुल उस पर संदेह कर ही नहीं सकते आप, बिल्कुल संदेह नहीं कर सकते। आपने पैसा दिया मतलब आपका काम होगा, तो ये भारत की विशेषता है ना, भारतीय संस्कृति की नहीं है, वर्तमान भारत की विशेषता ये है। वर्तमान भारत हमने ऐसा बना दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता इस देश को सुधार पाएगा और कोई धर्म सुधार पाएगा। इस देश को सिर्फ समाज सुधार सकता है, जिसको चिंता हो अपने आने वाली पीढ़ी की, जिसको चिंता हो अपने बच्चों की, कि इसलिए जो टैलेंटेड आदमी होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, वो भारत में नहीं रहना चाहते, वो विदेशों का रुख कर लेते हैं। जितने भी टैलेंटेड, पढ़े लिखे, मेरिट पे, क्योंकि वहां कंपटीशन नहीं है, वो लोग सर्च कर रहे हैं। उल्टा है, हम लोग मेरिट को पसंद नहीं करते, हम लोग भ्रष्ट लोगों को पसंद करते हैं। भारत में कौन आगे बढ़ेगा? जो भ्रष्ट होगा, तिकड़मबाज होगा, जो गुलामी करेगा, जो चापलूसी करेगा, नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा, गलत काम के लिए तैयार हो जाएगा, वो भारत में सक्सेस है। और दुनिया के दूसरे देश जहां जनसंख्या कम है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन प्रेशर भी है, एक बहुत बड़ा कारण पॉपुलेशन प्रेशर भी है, जनसंख्या का भयंकर दबाव है हमारे यहाँ, 1 अनार 100 बीमार वाली बात है। इसलिए हम कितना अच्छा पार्क बना के रख दें, थोड़े दिन में वो गंदा हो जाएगा, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत लोग पार्क में जाने लग जाएंगे, कई तरह के गलत काम होने लग जाएंगे, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम शौचालय कितने भी बना दें, उसके बावजूद लोग बाहरी ओपन डेफिकेशन वगैरह को हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि वो संस्कृति में नहीं है। हमारे अभी संस्कृति में तो था हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान भारत की जो दशा है उसमें ये सब चीजें नहीं है। इसलिए इसको सुधार पाना, कई लोग हताश हो चुके हैं, फिर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं स्वच्छता के मामले में, तो काफी हद तक वो सफल भी हुए, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है।
तो इसको कौन सा पुट दें, कौन सा धार्मिक पुट दें, एनवायरमेंट वाला, एथिक्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कानून की बात करें, नए नए कानून बनाएं, क्या करें कि भारत जो है वो इन चीजों से बाहर आए? नहीं, ये समाज बदल सकता है। समाज जिस दिन ठान लेगा कि हम अपने बच्चों को गर्त में नहीं जाने देंगे, हम अपने बच्चों को गलत संस्कारों में नहीं पढ़ने देंगे, हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में ढलने नहीं देंगे, हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों का लिटरेट होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की चिंता करने का, चिंतन वाला लोगों का होना बहुत जरूरी है। और राजनीति तो मायने रखती है, फिर नया पाठ्यक्रम, नई शिक्षा नीति, इनका इंपॉर्टेंस रहेगा। फिर हमारे स्कूल में जो सोशलाइजेशन होता है, टीचर्स का रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स और दूसरे जितने भी हैं, उन सब का रोल रहेगा। तो ये जो एथिक्स का पेपर है, ये समाज के द्वारा पढ़ाया जाने वाला पेपर है, इसको क्लासरूम में इस तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। तब जाकर के हमारी ब्यूरोक्रेसी भी ठीक होगी, तो फिर हमको अच्छे नेता भी मिलेंगे, अच्छे पार्षद मिलेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज के नेता हमारे अच्छे होंगे। नहीं तो आपने देखा अभी कैसे पंचायत चुनाव में माहौल बना था फिर से, तो ये सब करप्शन के लिए, क्योंकि पैसा जाता है, डिसेंट्रलाइज होता है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिलीज करता है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता है, लोगों को पैसा मिलता है। तो जो भी नगर पालिका, नगर निगम का अध्यक्ष बनता है, महापौर बनता है या पंचायत का सरपंच बनता है, वो लखपति हो जाता है, करोड़पति हो जाते हैं कुछ लोग, अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको मौका मिलता है करप्शन करने का। तो हर व्यक्ति करप्शन करता है। बैंक वाले करप्शन कर रहे थे डिमोनेटाइजेशन के समय, अभी आपने डॉक्टरों का देख लिया महामारी में कि डॉक्टर कितने करप्ट हैं। ठीक है, उनको हमने वॉरियर बोला और वो सब किया, लेकिन डॉक्टरों का करप्शन भी तो कितना सामने है। मेडिकल वालों ने कितना लूटा और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो कौन सा वर्ग है हमारे देश में, जो भी आपदा आती है, जो भी समस्या आती है, उसमें कोई न कोई एक वर्ग टेस्ट हो जाता है उसका कि ये करप्ट है। कुछ लोग तो ऑल टाइम करप्ट हैं, जैसे टैक्स वाले हैं, ये हैं, व्यापारी हैं, कई मिलावटखोर हैं, कई तो भयंकर चोर हैं और वो ऑल टाइम रहते। उनका टेस्ट तो आप साल भर कर सकते हो, साल भर। वकील लोग बदमाश हैं सारे देश के, पुलिस भयंकर करप्ट है, पुलिस की छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, प्रशासन के लोग, तहसीलदार, पटवारी, आप कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखोगे, भ्रष्ट, एक नंबर का भ्रष्ट व्यक्ति होता है। तो फिर बचा कौन है भाई? मंदिरों में भ्रष्टाचार है, मस्जिदों में भ्रष्टाचार, वक्फ बोर्ड में भयंकर भ्रष्टाचार होता है। तो फिर कौन सी एजेंसी बची है जो सोशलाइजेशन करेगी और आपको एक ईमानदार ऑफिसर देगी? इसीलिए अन्ना हजारे के कान में भी तो ये लोगों ने जाके बताया कि बाबा 5000 लोकपाल लगेंगे और 5000 लोग ईमानदार चाहिए। तो फिर आप ये बताओ कि इस देश में जब पुलिस वाले ईमानदार नहीं हैं, कलेक्टर, देश के 700 कलेक्टर चोर हैं, 700 नहीं होंगे, थोड़े बहुत ठीक ठाक भी होंगे, तो चोर कलेक्टर हैं, चोर जज हैं, चोर वकील है और टीचर तक चोर हैं कई जगह, सब विभागों में सब जगह भ्रष्टाचार है। तो ये 5000 कौन सी गुफा में कहां ध्यान कर रहे हैं हिमालय में, जिनको आप चुन करके लोकपाल बनाने वाले हो जगह जगह पर? तो फिर उन्हीं को सौंप दो ना सारा देश का काम, लोकपाल बनाने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास कौन सी एजेंसी ऐसी है जो इनको टेस्ट करेगी, इनका कंपटीशन लेगी और फिर वो लोकपाल बनाएगी? अरे भाई, पावर ज्यादा दे दोगे, ज्यादा पावर दे दोगे तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, पावर करप्ट्स। ताकत जो है वो भ्रष्ट करती है और ज्यादा ताकत और ज्यादा भ्रष्ट करती है, तो एक सूटकेस और बढ़ जाएगा। एक लोकायुक्त के लिए जाता है अभी, अब लोकपाल उससे ऊपर कर दोगे तो एक लोकपाल के लिए भी सूटकेस हो जाएगा। भारत है ये। तो फिर बाबा समझ गए, उन्होंने थोड़ी धीरे से खिसक लिए और वो आंदोलन भी समझ, हालांकि लोकपाल भी लाया, लेकिन लोकपाल के क्या हालत है, कौन सा ऑफिस है, कहाँ है, क्या नहीं है, कोई जानता है क्या? आप लोकपाल का नाम कभी अखबार में आता है कि आज लोकपाल ने, जबकि लोकपाल है अभी भारत में, पहले लोकपाल स्थापित भी हो गए, ऑफिस भी बता दिया, उनका एक एड्रेस भी है, लेकिन वहां कौन जाते हैं, कितनी कंप्लेन आती है, किस किस के ऊपर काम होता है। लोकायुक्त के छापे तो आप देखते हैं, लेकिन लोकपाल वाले आपने कार्रवाइयां देखी है भी? गवर्नमेंट सुला दिया, उसको बना करके सुला दिया, बोले तेरे भत्ते चालू है, तेरी तनख्वाह चालू है, अब तो चुपचाप बैठा रहे, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। क्यों करेंगे क्या? आप जैसे ही पावरफुल बनेंगे बड़ा सूटकेस आ जाएगा।
आपका पावर कोर्ट से बड़ा कर देंगे तो कोर्ट वाला जितना पैसा लेता है उससे ज्यादा पैसा आप लेने लग जाओगे। तो फिर देश में नैतिकता आएगी कैसे? एटीट्यूड में कैसे आएगी? एटीट्यूड में आएगी तब जब हमारा समाजीकरण ठीक होगा, जब स्टीरियोटाइप हम पॉजिटिव वाले पकड़ेंगे, नेगेटिव में, तो फिर नफरत नहीं होगी, सदाचरण होगा, टॉलरेंस आएगा। तो बहुलवादी समाज, बहुलतावादी समाज, प्लूरलिज्म, तो बहुलतावादी समाज में आपको टॉलरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि नहीं, सभी हिंदू हैं, घर वापसी होगी और डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, सब एक हो जाएंगे, तो सबको हिंदू बनना पड़ेगा, तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो फिर बहुलता तो समाप्त हो जाएगी। तो हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता। अब ये है कि एकता में ही एकता होगी अनेकता की जरूरत ही नहीं है, तो सबको हिंदू बनना होगा। अब ये एक और आदर्श कंडीशन है, क्या उसके बाद समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या हिंदू धर्म में कोई समस्या नहीं है? हिंदू धर्म में जातिवाद है, नहीं, उसके बाद हम सम्मान पूर्वक कुछ करेंगे, तो जातिवाद सच्चाई नहीं है क्या? कास्टिज्म नहीं है क्या? कास्टिज्म तो है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि अगर आप खाना साथ साथ खाने लगे तो फिर जात इतना मायने नहीं रखती अगर आपने भात साथ में खा लिया, ठीक है? भात अगर आपने साथ में खा लिया तो जात कोई मायने नहीं रखती। इसका मतलब है कि फूड, खाना, तो क्या सभी लोग खाना खाने को तैयार हैं, आपस में छुआछूत मिट जाएगी, तो वाकई में जात मायने नहीं रखती। फिर तो खाना अगर साथ में खा लिया तो फिर कहां दिक्कत है? लेकिन वहीं तो दिक्कत है, खाना कैसे साथ में खा लेंगे? वो तो छूना भी नहीं, पानी के सोर्स तक भी नहीं पहुंचना देना चाहते उनको, दलितों को। तो फिर जाति व्यवस्था जब तक कठोर बनी रहेगी तब तक एकता आना, हिंदू ऑलरेडी हिंदू जो हैं पहले से ही, उनमें भी एकता आना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो जाति व्यवस्था को कमजोर करना पड़ेगा, लेकिन वो 2000 सालों से बनी हुई है। हम अगर डीएनए स्टडी करें तो भारत में लगभग 89% जो है वो इनब्रीडिंग होता है, यानी कि कास्ट में ही शादी होती है। केवल 11% इंटरकास्ट है नए रिसर्च में। इंटरकास्ट कितना है? 11%। तो इनब्रीडिंग वाली जातियों में जाकर के देखेंगे तो 2000 साल के कंकाल भी अगर कहीं मिलेंगे ना तो उनमें वही जीन्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि जीन्स की हेराफेरी हुई नहीं है। तो उन्होंने एक ही वर्ग में शादी की, एक ही जाति में शादी की इतने लंबे समय तक, तो जीन्स की प्योरिटी, एक तरह प्योरिटी बोलते हैं उसको, सैंक्टिटी, तो वो बनी हुई है। तो जाति विविधता में आप देखो तो फिर दलितों ने भी बना के रखी ना, दलितों की भी बनी हुई है पवित्रता। किसकी? जीन्स की। वो भी कहीं दूसरी जगह जाके शादी नहीं करते, वो भी अपनी ही जाति में शादी करते हैं। तो जाति व्यवस्था तो 2000 सालों से बहुत कठोर है ना। ये मैं आनुवांशिक रिजल्ट बता रहा हूं आपको, मैं कोई भावनात्मक और ऐतिहासिक लेखन की बात नहीं कर रहा, मैं जेनेटिक स्टडी की बात कर रहा हूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहा हूं। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखोगे तो जाति व्यवस्था सिद्ध होती है कि 2000 सालों के पहले आपको जीन्स डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन 2000 सालों से जीन्स जो है वो यूनिकनेस बनी हुई है उनकी जीन्स की। तो वो जब बनी हुई है तो फिर उसको आप यहां पर आकर के कैसे तोड़ दोगे? और नहीं तोड़ोगे तो यही अनेकता बनी रहेगी, तो प्लूरलिज्म तो रहेगा। और जब भेदभाव रहेगा तो भेदभाव जिनके साथ किया जा रहा है उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, उनको जो मुआवजा है, उनको जो थोड़ा सा कुछ प्रिविलेज दिया जाता है, या कहीं कोई थोड़ा सा जिसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं अमेरिका में, उस तरह के एफर्मेटिव एक्शंस को अगर कोई करता है तो क्या उसको आप लोग रोक दोगे? तो रोक दोगे तो फिर उस वर्ग का क्या होगा? वो तो और पिछड़ जाएगा। फिर नक्सलवाद जैसी और ऐसी अलगाववादी प्रवृत्तियों को और बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है एथिक्स। मैंने कल आपसे बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, तो इसका सीधा संबंध फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स उन लोगों को मजबूत बनाते हैं, डिप्राइव्ड क्लास को, जो बिल्कुल सप्रेस्ड क्लास है उसको मजबूत बनाते हैं, उनको थोड़ा सा इंपावर करते हैं। तो यहां से एथिक्स की शुरुआत होती है।
नहीं तो मैंने बताया ना, भूखमरी होगी तो भूखमरी वाले आदमी के सामने एथिक्स की बात करना, नैतिकता की बात करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, भूखे आदमी से धर्म की बात करना पाप है। भूखे आदमी से धर्म की क्या बात करना, उसको तो सबसे पहले उसकी भूख मिटाओ। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का अलग रोल आता है, वहां पर वो एक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन में एथिक्स की बातें नहीं है, एथिक्स का एक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा एक्टिव डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक्टिव डॉक्यूमेंट, सक्रिय है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। जबकि मॉरलिटी और एथिक्स का पेपर पैसिव डॉक्यूमेंट, वो केवल लेक्चर है, उसमें सिर्फ बातें हैं। असलियत किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसकी और असलियत तब आ जाएगी जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कंपल्शन है, क्योंकि वो एक लॉ है, सुप्रीम लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल भारत के मामले में, और हर देश में कोई न कोई लॉ है, तो वो अपने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, या ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन, वो वाला डॉक्यूमेंट ले लो आप, घोषणा पत्र, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र हो गया, वो वहां के लिए गाइडलाइन हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सक्रिय है, और उसे सक्रिय और सक्रिय बनाने का और फ्रूटफुल बनाने का काम किसका है? पॉलिटिशियंस का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का है, हम लोगों का है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, जो हम लोग करेंगे। इसलिए नैतिकता को केवल पढ़ना किताबों में, नैतिकता को केवल पढ़ते रहना, एक्सप्लेन करना, कारण बताना, एग्जाम्पल देना, उससे नहीं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एटीट्यूड में लेना पड़ता है, आपके एटीट्यूड में लाना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है एटीट्यूड आपको समझ में। लेकिन सबसे बड़ा इंपेडिमेंट पूर्वाग्रह, आप लोगों के पूर्वाग्रह आपको वो काम करने नहीं देंगे, एटीट्यूड में आने नहीं देंगे। उन वैल्यूज को आप अपने आचरण में लाना चाहते हो, पूर्वाग्रह आपको रोक लेंगे। प्रेजुडिस, कितने तरह के प्रेजुडिसेस हो सकते हैं? बहुत सारे प्रेजुडिस, अभी आपको बताया। समाजीकरण के दौरान ये प्रेजुडिसेस आते हैं, लेकिन प्रेजुडिसेस चेंज भी हो जाते हैं कई बार। जैसे मैं 3 तरह के फैक्टर लेता हूं, एक कास्ट, एक रिलीजन, एक जेंडर, और एक पॉलिटिकल पार्टी, 4 ले लेते। अब एक व्यक्ति ब्राह्मण है, कास्ट से पुरुष है, जेंडर से वो पुरुष है, रिलीजन से वो हिंदू है, और मान लिया जाए वो पार्टी से बीजेपी है, क्योंकि अभी सूट करती है। अगर इन 3 चीजों को, पैरामीटर को देखें तो वो बीजेपी ज्यादा सूट करती है। मतलब 3 चीजें आप देखा, पुरुष है, हिंदू है और ब्राह्मण है, तो अब आप ऑब्वियसली बता सकते हो। नहीं, कांग्रेस में भी है, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े नेता भी हैं ब्राह्मण, नेता सब बड़े नेता सारे ब्राह्मण ही हैं ठीक है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो। बीएसपी में भी जो दलितों की पार्टी है उसमें भी बड़ा नेता कौन है? सतीश मिश्रा। मायावती नहीं जाती बड़ी मीटिंग में दिल्ली में, मायावती तो पढ़ के बोलती है, तो वो तो यूपी में ही रह जाती, वहीं रह जाती। दिल्ली जाने की बारी होती तो सतीश मिश्रा भेजे जाते हैं, ठीक है। तो बड़ी पार्टी चाहे कोई सी भी हो, उसमें प्रमुख व्यक्ति हमेशा ब्राह्मण ही होगा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अब इस व्यक्ति को क्या सूट करेगा? इस व्यक्ति को अगर मान लिया जाए पूर्वाग्रह रखने हैं और पूर्वाग्रह आड़े आते हैं, तो कौन सा वाला पूर्वाग्रह आता है? तो इसमें 2 चीजें काम करती है, वो समझिएगा, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स चाहता है आदमी और कम से कम पनिशमेंट चाहता है। जहां ये होगा वो उसमें जाएगा। अब आ रहा समझ? अगर उसको लगता है कि बीजेपी में मुझे सांसद का टिकट मिलेगा तो बीजेपी में जाएगा, इसका मतलब पूर्वाग्रह तो चेंज हो गया। आपने तो अभी कहा कि वो तो उधर जाएगा पूर्वाग्रह के हिसाब से। नहीं, पूर्वाग्रह कभी कभी बदल जाते हैं। किस बेस पे बदल जाते हैं? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। इसलिए आप देखते हो कहीं किसी की जाति कैसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आजकल इसमें अरे भाई तुम्हारी जाति के तो सारे लोग उधर हैं, तुम इसमें क्या कर रहे हो? नहीं, हम इसी में रहेंगे।
ये हमको सूट करती है और हमारी बहन जी बहुत ईमानदार है। ठीक है, सतीश मिश्रा को बात करोगे तो बहन जी के गुण गाते दिखेंगे, मायावती के। तो भैया आप तो ब्राह्मण हो, दलितों की पार्टी है, और ये तो बोलती है कि तिलक तराजू और तलवार, यानी कि ब्राह्मण बनिया और क्षत्रिय, इनको मारो जूते चार। उसका नारा था। तो तिलक को तो मतलब ब्राह्मण को तो 4 जूते मारने की बात कर रही है, तो तुम इसमें कहा? बोले नहीं, हम इसके महासचिव हैं, इनके स्पोक पर्सन है। क्यों? रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है, पनिशमेंट बहुत कम है। आ गया समझ? इसका मतलब पूर्वाग्रह आपके बदल भी जाते हैं स्वार्थ के कारण। इसका मतलब पूर्वाग्रह वाकई में कोई मोरालिटी नहीं है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? क्योंकि वो लोग, नेता लोग तो न्यूट्रल हो जाते हैं कई मामलों में, कई मामलों में उधर चले जाते हैं, कई मामलों में इधर आ जाते हैं। इसलिए कितना डिप्लोमेटिक होते हैं। आपने देखा ना, जो स्पोक पर्सन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, जवाब देते समय उनसे पत्रकार बड़ा कड़ा सवाल पूछता है, आपको उसका उत्तर पता है लेकिन वो नहीं देता। नहीं, मैं दरअसल मैं आपको समझाना, या तो डाइवर्ट कर देता है बात को, या फिर बोलता है नहीं आपकी बात सही हो सकती है, ये होगा, लेकिन ऐसा दरअसल क्या है कि हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता, या इस तरह से वो गोलमाल कर देता है बात को। क्यों कर देता है? बिकॉज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेनिफिट है, और वो हमेशा इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई धर्म के लिए ऐसा करता होगा? नहीं, धर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक। इसलिए मैं कई लोगों को जानता हूं कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में उनके पिताजी का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बीजेपी की सरकार में उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, वो बीजेपी में आ गए। तो फैक्टर कौन सा हो गया? ट्रांसफर। बीजेपी में आने का कारण क्या हो गया? कट्टर कांग्रेसी थे, उनके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, उनके पिताजी सांसद थे, और अब ये जो महोदय इनका ये टीचर थे, इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, और ट्रांसफर बीजेपी वाले ने करवा दिया तो वो बीजेपी में आ गए। ऐसा उल्टा भी है कि सब बीजेपी में थे 3 पीढ़ी से, मतलब पहले जनसंघ होगा, फिर बीजेपी, और आरएसएस के कट्टर रहे हैं, और घर में सारे फोटो भी ऐसे ही लगे हुए हैं, और उद्देश्य और सिद्धांत भी वो, लेकिन ट्रांसफर कांग्रेस के शासन में हुआ तो वो कांग्रेस ही बन गए, वो कांग्रेस में आ गए। कुछ भी नहीं है। अब सिंधिया जी वाला केस देखोगे तो आपको लग जाएगा उसमें क्या किया उन्होंने, जिसने मिनिस्टर बनाया, जिसने राज्यसभा में भेजा, उसमें आ गए, उधर नहीं रहे। उनकी दादी में भी किया था उन्होंने, वो भी इधर उधर किया था। तो ये रिवाज, तो फिर इसका मतलब है प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह से अगर गोलमोल करेंगे तो वो तो बिन पहनने का लोटा हो जाएगा, और वो ना तो पूर्वाग्रह भी तो ढंग से रख लो जो निगेटिव स्टीरियोटाइप वाले थे वो भी बदल जाते हैं बाद में। इसका मतलब ये सब आचरण की बातें हैं, नैतिकता की बातें। असली में आप सांस्कृतिक हो, आप बड़े रिलीजियस हो, आप बड़े कास्टिस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो बहुत जातिवादी हैं, हम कट्टर हैं, हम अपनी जाति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारी जाति की शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कई लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत पैसे वाला आदमी है, बड़ा है, तो वो मुसलमान से भी अपनी लड़की की शादी कर देता है, हिंदू। अधिकांश आरएसएस के नेताओं के दामाद जो है मुसलमान है। क्यों? क्योंकि वो नेता है, और वो सब या व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, बड़े जॉब करते हैं, या बहुत पैसा है। आईएएस जब बन जाते हैं तो कौन जाति देखता है? शादियां कर देते हैं, धर्म भी नहीं देखते कई जगह पर, है ना। हिंदू की मुसलमान से हो जाती, मुसलमान की हिंदू से हो जाती, हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये सब छोटे लेवल पे, इसका मतलब जो पूर्वाग्रह हैं वो बदल सकते हैं। किस बेस पे? आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है या फिर पनिशमेंट कितना मिल रहा है। आ गया समझ में? और जब आपका आधार इतना इकोनॉमिक और इतना घटिया और पैसे के लिए तुम कुछ भी हो जाते, तो उस बात पे किसी गरीब को सुविधा से क्यों वंचित कर रहे हो यार? बड़ी हेकड़ी मार रहे हो कि हम अधिकारी हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे अंदर जलन है, जेलसी है, हैट्रेड है, तुम्हारे अंदर घृणा की भावना है, तुम नफरत करते हो, और तुम बहुत घटिया आदमी हो। तुम्हारा संस्कार बहुत, तुम्हारा परिवार में पोषण ठीक से नहीं हुआ, पालन पोषण तुम्हारा गलत तरीके से हुआ है, तुम्हारे टीचर ने तुमको कुछ सिखाया नहीं, तो इसकी सजा तुम उसको दोगे। अपने पूर्वाग्रह को ताक में रखो। इसलिए पूर्वाग्रह की अवधारणा कितनी रुकावट बनती है, और पूर्वाग्रह कब बदल जाते हैं, और पूर्वाग्रह बदलने के क्या कारण होते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा।
मुझे लगता है पूर्वाग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा या उसका अंतर जब आपको करना होगा कि पूर्वाग्रह और इसमें क्या अंतर है ना, तो वो आप आसानी से कर पाओगे। तो अलग से मैं डेफिनेशन देता एथिक्स की लैंग्वेज में तो शायद आप नहीं समझ पाते, लेकिन इन उदाहरणों के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे। तो फिर पूर्वाग्रह समाप्त करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट साधन है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता उसका जवाब होगा। पूर्वाग्रह आपको खत्म करना है, आपके मन में जो भी हो, नफरत हो किसी वर्ग के प्रति, लेकिन आप क्या करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि धर्म वाले तो आपके अंदर पूर्वाग्रह डाल देंगे, जाति वाले पूर्वाग्रह डाल देंगे, धार्मिक नेता, लेकिन आप तो प्रशासनिक अधिकारी हो, संविधान की शपथ लेके आए हो, तो न्याय करो, जस्टिस करो। ठीक है, तो अभी कल और आज के लेक्चर में आपने देखा होगा एथिक्स वाली पेपर की लैंग्वेज है। ये किसकी लैंग्वेज है? अभी तक मैं आपको ये सब बातें बता चुका हूं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो कहानियां, वो उदाहरण, वो लैंग्वेज दूसरी थी। कौन सी थी? वो थोड़ी सी हमारे गायत्री परिवार की लैंग्वेज आ जाती है, थोड़ी सी जनरल जो हम लोगों ने जिंदगी में सीखा, प्रशासन में हम लोग गए और हमने जो जीवन में देखा वो बातें हम आपको बताते हैं। तो वो केस स्टडी में आएंगे, उदाहरणों। देखो उदाहरण बड़े लिविंग होने चाहिए, इन सब में उदाहरण लगेंगे कि इनके उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरणों से समझाइए दैनिक जीवन के। ऐसा प्रश्न आएगा कि इस वाली अवधारणा को अपने दैनिक जीवन के किन्हीं 2 उदाहरणों से समझाइए, या अपने जीवन में आपने जो देखा ऐसे किन्हीं 2 उदाहरणों से समझाइए, तब हमारी वो बातें काम आएगी। पुराने लेक्चर जो एथिक्स वाले आप पे लेके जाकर के देखो, एक तो सब लोग जो आप नए आए हो, पुराने YouTube के लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं और अब रिपीट नहीं कर पाते, और रिपीट करना संभव नहीं है, क्योंकि कितनी बातें रिपीट करेंगे, क्योंकि कोई चीज हमने 1 से 1.5 घंटे के बीच में बताई है, तो फिर से बताएंगे, रिवाइज भी कराएंगे, तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे उसको, और फिर उतनी अच्छी क्वालिटी में तो नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत संक्षिप्त में बात रखता हूँ और बहुत सारी बातें रखता हूँ। आप बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप 15-20 मिनट में तो हमको रिवाइज करने का समय लगेगा। तो इतने सारे लेक्चर, 400 से ज्यादा लेक्चर हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कई बार कि अगर किसी आदमी को आईएएस बनना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो 400 लेक्चर देख ले, वो आईएएस बन जाए। उसमें बताया हुआ वो फॉलो करना पड़ेगा, पर उसमें जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करो, आईएएस हो जाओगे। पूरा सिलेबस कवर करता है 100%, इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों, और आपकी पर्सनालिटी भी बना के रख देगा और आपका दिमाग भी स्वस्थ कर देगा। हमने आपको कोई भी गलत चीज नहीं सिखाई, पूरे किसी भी लेक्चर में आप देखोगे कोई भी गलत चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, उसमें ऐड करने के लिए आपके पास बहुत है, लेकिन आप उसमें ये नहीं कह सकते कि सर इसको डिलीट कर देना, आप इतना हिस्सा लेक्चर का काट देना, ऐसा आप नहीं कह पाएंगे किसी भी लेक्चर में। हाँ, ये कहेंगे सर इसमें और ये होना चाहिए था। हाँ, ऐड करने की गुंजाइश तो रहेगी, संशोधन की गुंजाइश तो, जब संविधान में संशोधन की गुंजाइश है तो हम कोई संविधान थोड़ी या उससे बड़े आदमी थोड़ी है, उस संशोधन की गुंजाइश तो बहुत होगी, ऐड करने की चीजें बहुत होगी, लेकिन उसमें से डिलीट करने लायक चीजें नहीं होगी कि इसको डिलीट करना बहुत जरूरी, ये बहुत गलत बता दी गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इसका मतलब सारी काम की चीजें हैं। हो सकता है कि आप जितनी भी पढ़ाई करोगे सिविल सर्विसेज के, वो उसका 20% हो सकता है उसके अलावा आपको 30-40% और सफलता के लिए पढ़ाई करना पड़े, क्योंकि 60% पे 50% पे तो इंडिया टॉप कर जाता है आदमी, तो 20% हो, 30% हो सकता है आपको और पढ़ाई करना पड़े, लेकिन वो क्या पढ़ोगे वो उसमें बताया हुआ है, किताबें कौन सी ढूंढना है। देखो आप जब नए हो ना, जब आप नए हो तब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ाई शुरू कहां से करें, तो सिलेबस बहुत वास्ट है। केवल अनसॉल्व पेपर देख लोगे उससे क्या होगा? ये सिलसिलेवार आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में सेगमेंट वाइज, सेक्शन वाइज आपको बताता है कि ये है क्या, ये सेक्शन क्या है, और इस सेक्शन में कौन से स्टडी मटेरियल को यूज किया गया, इसके रिसोर्सेज और क्या क्या हो सकते हैं, और इसको बढ़िया से आप कैसे तैयार कर पाओगे और एग्जाम में प्रस्तुत कैसा करना है, ये सब हमने बता रखा है। तो आपके लिए तो काम आसान हो गया, लेकिन ये करने वाले के लिए, जिनको सफलता प्राप्त करनी है, उसके लिए तो जहां चाह आ रहा है हमारा वीडियो देखो, जीत जाओगे। कुछ भी नहीं करना है, जाना है, वीडियो देखना है, बताई हुई बात को फॉलो करना है, होमवर्क करना है, नोट्स बनाने हैं, जो जो बताया जा रहा है उसको रिवीजन करना है,
और जहां से प्रैक्टिस करना है टेस्ट पेपर वगैरह की वो प्रैक्टिस करनी है, बस हो गया काम, और क्या करना है। पर जैसे वो एकलव्य वाला था ना कि मिट्टी की मूर्ति से सीख गया, यहाँ तो साक्षात वीडियो है। तो एकलव्य ने मूर्ति के सामने बैठ करके ज्यादा काम किया था या अभ्यास ज्यादा किया था? अभ्यास दिया। उनको पता था कि मूर्ति मुझे सिखा सकती है और मैं जो भी सीख रहा हूं एरर होगी, उसको ये देख रही है, लेकिन उसके लिए मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। निशाना अगर चूकता था तो वो अपनी गलती मानता था, और निशाना लग जाता था तो गुरुदेव का प्रताप मानता था कि ये आप ही की कृपा से जो है निशाना लग पाया, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हो, तभी तो मैं उसको लगा पाया हूं। ऐसी भावना से वो आदमी धुरंधर बन गया, तीरंदाज बन गया। वो तो थोड़ा सा पंगा हो गया उनका, और वो अंगूठा वाला कहानी दूसरी है, लेकिन वो जबरदस्त धनुर्धर था उस जमाने का, महाभारत के जमाने का, है कि नहीं। तो केवल श्रद्धा से, तो यहाँ तो आपको साक्षात गाइडेंस है, केवल श्रद्धा थोड़ी है, मार्गदर्शन भी तो है। पर श्रद्धा कहाँ काम करती है? श्रद्धा वहां काम करती है आपको 8-10 घंटा बिठाए रखेगी। नहीं तो आप कहोगे केवल वीडियो से क्या होता है, ये तो बोलते रहते। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको विश्वास है, उसमें श्रद्धा है, तो फिर आप 10 घंटा बैठ जाओगे। तो वो वीडियो सुनने के साथ, एक वीडियो सुनने के साथ आपको 10-10 घंटे बैठना पड़ेगा, और 400 बार ऐसा कर लिया तो हो गया काम। 400 बार अगर आपने 10-10 घंटे बैठ लिया तो आप तो IAS हो गए ना। कहां जरूरत है किसी कोचिंग क्लास की? ऐसा कर लो, चलो प्रयोग कर लो। वीडियो नंबर 1 से शुरू करो, आखिरी तक जाओ, और हर वीडियो के साथ 10 घंटा पढ़ाई करो। कुछ नहीं करना। एक दिन देखोगे कि 400 दिन जैसे ही बीतेंगे आपका नाम होगा लिस्ट में, आप सक्सेस हो जाओगे। ये तो जादू है कुछ। लेकिन ये है कि हम 10 घंटा मन नहीं लगता, बैठ नहीं सकते, दरअसल क्या क्या बहाने बहुत हैं फिर हमारे पास। तो ये करना पड़ेगा आपको। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इतनी महंगी महंगी कोचिंग और वो सब, वो दरअसल क्या है कि किसी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो फिर मैं भी जैसे मोटिवेशन नहीं आता तो जिम ज्वाइन करता हूं, जबकि मुझे योगा पता है। मैं जब बाबा रामदेव से 10 साल पहले से योगा करता हूं। बाबा रामदेव ने जब शुरू किया उससे भी 10 साल पहले मैंने शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो मोटिवेशन नहीं आता, तो हम नहीं करते। 15 मिनट करते हैं, जबकि कम से कम 45 मिनट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो फिर चूंकि सुबह में इतना समय नहीं होता, क्लास में जाना होता है, फिर रात को लेट तक काम करते हैं, तो उतना जल्दी भी नहीं उठ पाते। तो फिर सब काम हम ही देखते हैं, हमारे यहाँ फैकल्टी नहीं है। तो मुझे खुद को सब कुछ पता है कि ये वाला आसन करने से क्या होता है, इस आसन को कैसे करते हैं, कितना झुकना पड़ता है, कितना दबाव देना, थ्योरी प्रैक्टिकल सब पता है। लेकिन फिर उसको पैसे देते हैं 20-25 हजार रुपए जिम वाले को। फिर जिम वाला जो हमको ऑर्डर देता है, चलो ये वजन उठाओ, उठक बैठक करो, फिर वो कराता है, फिर करते हैं। इसलिए कई लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। सब कुछ पता है, वीडियो में बता रखा है, और मालूम है कि पढ़ाई करना है, तो फिर वो कोचिंग ज्वाइन। कोचिंग वाला फिर पढ़ाता है रोज चैप्टर 3-4 घंटे, मैं भी पढ़ाता हूँ 4.5 घंटे 4 घंटे, और फिर होमवर्क देता हूँ, फिर प्रेशर करता हूँ उनके ऊपर, फिर टेस्ट लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ, फिर बताता हूं। तो ये उसमें क्या है कि उसको लगता है कि ये सब हो रहा है, मुझसे हो रहा है। अरे ये ईमानदारी से तुम ही कर लेते तो ये झंझट ही नहीं होता। लेकिन मैं खुद आपको कैसे बताऊं, मैं खुद ही नहीं करता योगा। 15 मिनट कभी कभी करता हूं, और रेगुलर नहीं हो पाता। और जिन दिनों में रेगुलर होता है, ठानते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही ऐसा अलार्मिंग हो जाता है कि डॉक्टर बोल देता है भैया आपका ये फलाना बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, कंट्रोल करो, तुम तो कर लोगे। हमने कहा चलो करते हैं, फिर करते हैं, मजबूरी में करते हैं, आधा पौन घंटा, तो 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। 1-2 महीने रहता है, फिर आलस आ जाता है, या फिर पता नहीं क्या होता है कि फिर बाहर कहीं जाते हैं, उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं, या फिर क्रम टूट जाता है, उसको फिर से बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब सतत, जो मैंने आपको 400 दिन बोला, ठीक है, तो चलो हम सक्षम है, अभी हम जिम का पैसा भी दे पाते हैं, और उधर नहीं तो उधर कर लेते हैं शाम को, और एडजस्ट करके अपना फिट रखते हैं, वजन को भी मेंटेन रखते हैं, अपने आप को बनाए हुए हैं, है ना। तो मैं करीब 48 साल का हूं, लेकिन स्टूडेंट जैसे ही सक्रियता बनाए रखता हूं, पढ़ता हूं, 10-12 घंटे रोज पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट ही बने हुए, हमारी नौकरी अभी लगी नहीं, समझो, हम मानते ही नहीं कि हमारी नौकरी लगी है।
और हम कोई बस आजीविका के लिए कोचिंग चला रखी है, बाकी अपना स्टूडेंट वाला लाइफ है हमारा। तो ये हम करते रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत कठिन काम है मोटिवेशन लेके आना। सेल्फ मोटिवेशन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके माता पिता पे नहीं कर सकते और आप वैसी कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, 2 दिन के लिए यहाँ आ जाओ मोटिवेशन के लिए, हम कर देंगे आपको मोटिवेशन वाला काम। तो फिर करना क्या है, और फिर रोज मोटिवेशन के लिए आपके पास आपके YouTube चैनल पे हमने हटाए नहीं, कई लोग वीडियो डालते हैं और फिर हटा लेते हैं, नहीं तो उनकी दुकान नहीं चलती। हमने अभी बनाए रखे हैं 400 वीडियो पूरा, जब से डाले हैं, बल्कि 500 हो गए होंगे जब से डाले हैं, तब से आज तक एक भी वीडियो हमने नहीं हटाया। कितना भी अच्छा हो चाहे घटिया हो, जैसा होता है यहाँ जो बात होती है वो पूरा डाल देता है। एडिटिंग भी नहीं करते हम, टाइम ही नहीं हमारे पास एडिटिंग करना कि ये बात किसी को बुरी लग जाएगी, बाहर YouTube पे नहीं जानी चाहिए। हमारी तो अंदर वाली बात भी यही है, बाहर वाली भी यही है और यही बात है, यही ओपन है, यही लहजा है, यही है। और जैसा भी है जाता है, तुमको देखना है देखो, न देखना तुम देखो। बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते उसमें, बहुत ज्यादा लाइक्स भी नहीं आते, कुछ नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो बड़ी कोचिंग नहीं कर सकते। तो रेगुलर मोटिवेशन आपका उसमें है, रेगुलर गाइडेंस है, अब आप फॉलो करो। अब नहीं कर सकते तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा जो रेगुलर कोचिंग करते हैं उनके साथ ये रहता है कि हम वहां खड़े हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ रोज खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो मजबूरी में 4 घंटे तो पढ़ाई उनकी वहां हो जाती है और 7-8 घंटा जैसे तैसे वो कर ही लेते हैं। तो ऐसा करके उनका उस दिन का काम हो जाता है, और ऐसा यदि वो 1-2 साल कर लेते हैं तो बन ही जाते हैं। तो ये अंतर आता है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी के पास नहीं है जिम जाने का, और अगर रोज आधा से पौन घंटा अगर वो रोज योगा करे तो जरूरत ही नहीं है उसको किसी भी चीज करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं हो, तो स्वस्थ भी रहेगा और उसका काम भी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं कर सकता, इसलिए गड़बड़ होती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मन की कमजोरी है ये। तो मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, किताब नीचे से ले लेना बहुत काम की चीज है, सारा मनस्थिति का खेल है। ये जो एटीट्यूड में आपको पढ़ा रहा था, ये उसी का खेल है, मनस्थिति। इसलिए आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, बहुत सारे सीरियल ऐसे होते थे, स्टूडेंट्स वाले सीरियल, कॉलेज वाले को स्कूल वाले सीरियल आपने कभी देखे हो, तो उसमें कमजोर सा बच्चा होता है, एक गुंडा होता है, एक लड़का, और मैंने पुराने समय में ऐसे सीरियल देखे थे। तो वो गुंडा टाइप जो लड़का होता है वो सब बच्चों को डराता धमकाता रहता है। डोरेमोन वाले में कौन है वो, जियान, हाँ जियान टाइप। तो मेरा बच्चा देखता था तो मैं भी देखता था बचपन में, तो मुझे सबके नाम याद है। तो मेरा बचपन नहीं, उसका बचपन। तो मेरे टाइम पे तो ऐसे नहीं आते थे, हमारे टाइम पे वो दूसरे थे, वो बतख वाले आते थे, डक वाले। तो हाँ डोनाल्ड वो आते थे हमारे टाइम। तो हम लोग तो ज्यादा नहीं देख पाते, देखने नहीं देते, हमारे यहाँ थोड़ा सा बंदिशें ज्यादा थी, टेलीविजन नहीं देखने देते थे। तो वो जो उस टाइप का जो बच्चा होता है उसको अचानक वो सीरियल में जो वो लड़का है वो एकदम चैलेंज कर देता है, जबकि उसकी शारीरिक हैसियत वैसे नहीं होती, लेकिन वो चैलेंज कर देता है, कॉलर पकड़ लिया, गाली वाली देती, और एकदम ऐसे स्कूल कॉलेज के जो सीरियल होते थे उनमें। तो परिस्थितियां बदल गई, वो घबरा गया। और मैंने क्या, मैं तुमको थोड़ी बोल रहा था, तुमको डायरेक्ट तो मैंने कुछ बोला नहीं था, फिर तुम, अरे तुमने पर हमारे दोस्तों को तो बोला, तुमने इधर तो कुछ किया ना। तो माहौल बदल गया। तो फिर वो रियलाइज करता है कि ये मतलब मैं इससे डरता था, इसका शरीर बारी भर का मैं कमजोर हूं, लेकिन ये तो काम हो गया। तो ये क्या था, तो सीधा सीधा मन का डर था। ये सारी स्थितियां किसकी थी, मन की स्थितियां थी। इसका मतलब मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। ये तो सिंपल एग्जांपल है जो आप फिल्मों में भी देखते हो, वो विलेन से जाके टकरा जाता है छोटा रात, फिर उसको ना कई बार लगता है कि यार ये आदमी कुछ न कुछ है, दम है इसमें। अब आप IAS बन गए और नयन कितने IAS आए, वहां कलेक्टर आए, उस बदमाश को हिला नहीं पाए और आपने उसको चैलेंज कर दिया, मिस्टर तुम कुर्सी पे कैसे बैठे, उठो यहां से, चलो गेट आउट, और आज के बाद मेरे ऑफिस में आना मत। तो हो सकता है कि आपका काम ही हो जाए। एक आपने एक सिक्का जमा दिया और इतने बड़े माफिया को उखाड़ फेंका, उसका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, और वो भी सोचने विचारने पे इसके क्या पता क्या गृह मंत्री इसके पहचान का है, प्रधानमंत्री से सीधा पहचान तो नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस इसमें कैसे है। मतलब उसको तरह तरह के विचार उसके आएंगे, उसकी मनस्थिति गड़बड़ा जाएगी तो उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। हम आपकी परिस्थिति इसलिए बदल गई क्योंकि आपने अपनी मनस्थिति को सुदृढ़ कर लिया,
और पावर तो आपके पास है ही, पुलिस आपके पास है, कानून है, चीजें। इसका मतलब ये जो एटीट्यूड में लाना है किसी भी वैल्यूज को या मोरल्स को, एथिक्स को, अगर आपको एटीट्यूड में लेके आना है, नॉर्म्स को, तो केवल लॉ का इंतजार नहीं करना, अपनी मन स्थिति को मजबूत करना, मन की स्थिति को मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। इसका मतलब सारा मन का खेल है। इसीलिए ये जो हम गायत्री उपासना करते हैं या ध्यान कराते हैं, प्राणायाम, इसमें मन को मजबूत करने वाले, प्राण किसका व्यायाम है? वो प्राणों का व्यायाम, यानी मन का व्यायाम। आपका मन मजबूत होता है और मन ही मनुष्य के दुख और पतन का कारण होता है। मन से ही तो हम दुखी होते हैं, मन से ही हमारा पतन हो जाता है। हम हार मान लेते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि डिप्रेशन में चला गया, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम डिप्रेशन के उलट इधर आना है, हमको कॉन्फिडेंस लेके आना है, करेजियस होना है, और कॉन्फिडेंस से जो अच्छी वैल्यूज हैं, जो अच्छे स्टीरियोटाइप हैं, उसको बिहेवियरल टेंडेंसी बनाना है। किसमें लेके आना है? बिहेवियरल टेंडेंसी। इसलिए मैंने जो लेक्चर शुरू किया था उसमें आपको बताया था कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, केवल अच्छे नहीं हो, लेकिन आप करप्शन नहीं रोक पा रहे हो, आपकी नाक के नीचे गलत काम हो रहे हैं और आप कुर्सी पे बैठे हुए हो और खुलेआम हो रहे हैं और आपको पता है, तो आपकी जॉब का कोई मतलब नहीं है, आपकी उस अच्छाई का भी कोई मतलब नहीं है। आपकी तारीफ भी बहुत होती है, आपको पुरस्कार और सम्मान भी आपने बहुत सारे लटका रखे हैं पीछे। आप क्या इसके लिए सिविल सर्विसेज में आए थे कि इतनी सारी तस्वीरें हम पीछे लटका देंगे, इतने सारे अवार्ड्स लटका देंगे, नेता लोग हमारी तारीफ करेंगे, गुंडे भी हमारी तारीफ करेंगे, सारे सबऑर्डिनेट बोलेंगे साहब बहुत अच्छे हैं, जनता भी कहे कि साहब से अच्छा कोई आदमी नहीं है, लेकिन अच्छा काम तो तुमने जिंदगी में कुछ किया नहीं, बुरे काम को तुम रोकने की हिम्मत नहीं है, यानी बहादुरी नहीं है, समझदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझदारी कहां से हो? समझदारी तो तुमने ये दिखाया कि चुप रहना है क्योंकि हमको सर्वाइव करना है ताकि ट्रांसपोर्ट ना हो। तो ऐसे ऑफिसर क्रांति नहीं कर पाते, ऐसे ऑफिसर कुछ नया नहीं कर पाते, ऐसे ऑफिसर सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि एथिक्स के पेपर के लिए वो जो शब्द है, इसलिए इंटीग्रिटी के साथ साथ वो इंटीग्रिटी जरूरी है, सत्यनिष्ठा। वॉरेन बफे का क्वेश्चन आया था ना पिछले साल कि सत्यनिष्ठा और नीचे ऑनेस्टी और वो दिया था अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो उसने कहा था कि ऊपर वाला नहीं है तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं। वो बात भी सही है कि सत्यनिष्ठा तो बहुत जरूरी है, सत्यनिष्ठा नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है तो केवल ऑनेस्टी और उसको क्या करेंगे, वो तो अच्छी, लेकिन वो सत्यनिष्ठा के प्रति सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? और सबसे बड़ी चीज है ये जो करेज आप लेके आएंगे, ये जो साहस लेके आएंगे, ये सस्टेनेबल भी होना चाहिए, पूरी जिंदगी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने अपनी सुविधा से तो करेज दिखा दिया जहां आदमी कमजोर था और फिर जहां गुंडा या बदमाश आया वहां फिर दब्बू हो गए। सस्टेनेबल थ्रू आउट लाइफ, पूरा सस्टेनेबल होना चाहिए। तो एथिक्स का पेपर समझ में आया? इसमें ना बहुत पेच है, जो हम पहले केवल डेफिनेशन को पढ़ते हैं वो डेफिनेशन बड़ी भोली भाली लगती है, ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन आज आपको लगा हुआ है कि नहीं इसमें तो बहुत सारी चीजें बाकी है क्योंकि उसको इंटरप्रीट करते हैं, एक दूसरी चीजों के साथ कोरिलेट करके देखते हैं तो इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती जाती है उनके शब्दों की, और फिर इसका लगता है नहीं ये नहीं है तो फिर ये कंप्लीट नहीं है, ये नहीं तो फिर ये कंप्लीट नहीं है। तो फिर आप जो पिछली बार मेंस में आंसर लिख के आए थे वो तो ठीक नहीं था, तो फिर आपने जो यूपीएससी मेंस में जो पेपर किसी ने लिखा हो और एथिक्स का पेपर लिख के आया तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसकी क्या क्या कमियां, आज समझ में आ जाएगा। आ रही है, देखा था आपने तो आपको लग रहा होगा कि उसमें 110 आए थे तो 160 हो सकते थे, अब समझ में आ रहा है ना। निबंध में भी एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैं फिलोसॉफिकल वाला निबंध पकड़ूंगा, जिससे कई लोग बचते हैं कि अरे फिलोसॉफी समझ में नहीं आती, मेरे को तो सीधा सीधा इन्वायरमेंट का दे दो, साइंस टेक दे दो, मैं अभी लिख दूंगा, लेकिन फिलोसॉफी समझ में नहीं। अब आप कौन सा पकड़ोगे आज के लेक्चर के बाद? ये जो 2 लेक्चर आपने सुने हैं इसके बाद में मुझे लगता है आप फिलोसॉफिकल निबंध बहुत पसंद करोगे। सत्य के मार्ग पर निरंतर चलना श्रेयस्कर होता है, चाहे असफलताएं क्यों न मिलती हों। अगर ये निबंध है तो हमारे यहाँ गुरुजन लिखा कि अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे।
इतने मेडल चाहे ना लगे हों पीछे, चारों तरफ तारीफ ना होती हो भले ही, चाहे हमको असफल, लेकिन हम नीति नहीं छोड़ेंगे, एथिक्स को नहीं छोड़ेंगे। आ गया समझ? तो कुछ लोग क्या है, वो अच्छे बने हुए हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देश नहीं है। इसलिए अच्छा होना और देश और समाज के काम का होना। इसलिए जो वरुण अभी चले गए थे कैप्टन अभी इसमें हादसे में, उनकी एक बात, वो कोटेशन टाइप है, वो उन्होंने कहा कि जो एवरेज स्टूडेंट होते ना, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कहीं, वो बहुत अच्छी बात होती, और वो कुछ 61-62% ही थे उनका, उनके पिताजी बता भी रहे थे, है ना, एबीपी न्यूज पे मैं देख रहा था कि वो बता रहे थे कि वो बड़ा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्य पक्का किया था कि मैं जो है फाइटर पायलट बनना चाहता हूं। पर वो ऑर्डिनरी थे, मतलब वो कोई एकदम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उस जमाने में वो बोल रहे थे कि सीबीएसई में 90% 80% लोगों के मार्क्स आते हैं, लेकिन इनका 61% 62% कुछ था, लेकिन लक्ष्य पक्का था। तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी में भी, वरुण सिंह ने कहा था कि ये जो ऑर्डिनरी होता है, या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना कोई जरूरी नहीं है, एवरेज स्टूडेंट पे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने भी जिंदगी में बहुत कुछ किया है। ठीक वैसे ही चीजें यहाँ पर भी आती हैं। आप देश के, समाज के कितने काम के हो। आपने यूपीएससी में टॉप किया था, आपने ट्रेनिंग में टॉप किया था, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, बहुत अच्छा लेक्चर दे लेते हो, या आप ऑफिस में पंक्चुअल हो, रोज समय पे आते हो, आपने 1 रुपया कभी नहीं लिया, ऑनेस्ट हो, ये सब चीजें अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, ये डिजायरेबिलिटी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपका एक्शन में आना, यानी एटीट्यूड में आना। एटीट्यूड में अगर वो अच्छी बातें सारी की सारी आप ले आते हो, तो आप एक सफल ऑफिसर हो। तो इस बार का होमवर्क, एथिक्स के नोट्स बनाइए, प्रॉब्लम पुराने पेपर देखिए, मैंने जो बातें की उनको टिक करिए, निकालिए, और उन टिप्पणियों को पुराने 4-5 साल 2014 के बाद के सारे पेपर देख के उन टिप्पणियों को लिखने की कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहां से रखोगे? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, हो गया? अच्छा, चलिए शांति।